एपिसोड की शुरुआत में हम लोग यहाँ पे मेन कैरेक्टर को देखते हैं और इसकी भी हमेशा की तरीके परेशानी ही है, जैसे कि हम लोग परेशान रहते हैं करप्शन की वजह से। इसे हर जगह पे यहाँ पे कमजोर होने की वजह से परेशान किया जाता है। जब ये किसी खास वजह से ऑफिसर्स के पास गया हुआ था तो वे उसे लात मार के यहाँ से भगा देते हैं। जहाँ पे ये वर्कर का काम करता है वहाँ पे भी इसे फुल इज्जत नहीं मिलती, हमेशा ये मार ही खाते रहता है, ये कहते हुए कि मैं हमेशा से इसी तरीके से मार ही खाता रहूंगा क्या कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ। अगर तुम लोगों को मौत से डर लगता है इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मुझे यहाँ पे मरना चाहिए। और तभी एक मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला करता है और इसकी जान ले लेता है। लेकिन मेन कैरेक्टर मरने से साफ मना कर देता है। वो यही कहता है कि मैं भले ही कमजोर हूँ लेकिन इस तरीके से यहाँ पे मौत को तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जिसके बाद यहाँ पे शैडो सिस्टम उसके साथ बाउंड हो जाता है। और ये था इस पूरी सीरीज का इंट्रोडक्शन। हाँ, मुझे पता है कि मैंने बाकी क्रिएटर्स की तरह यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, आई एम जस्ट बिल्ड डिफरेंट। इसके बाद हम लोगों को मेन कैरेक्टर का नाम बताया जाता है जो कि यहाँ पे ली था। ली हम लोगों को अपने बारे में बताता है कि वो एक सीजन्ड इंटरडायमेंशनल माइनर है। बेसिकली वो दूसरी दुनिया के डायमेंशन जो होते हैं वहाँ पे जाता है और वहाँ से एनर्जी स्टोन माइन करके लेके आता है। ली जब माइन करने के लिए अंदर जा ही रहा था तभी उसका मैनेजर उसे रोकता है और उससे बताता है कि अगर वो इसी तरीके से कड़ी मेहनत करेगा तभी वो यहाँ पे अपना कर्ज और अपने अपार्टमेंट का खर्चा दे पाएगा, नहीं तो वो हमेशा के लिए इसी तरीके से फंसा रहेगा। जिसपे ली भी आगे तक मुस्कुरा देता है जैसे कि हम लोग रिश्तेदारों के सामने मुस्कुरा देते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे ली किसी चीज के ऊपर से पर्दाफाश करना चाहता है लेकिन उधार की वजह से उसे यहाँ पे हमेशा के लिए फंसा दिया गया है। इसीलिए वो थोड़ा सा ओवर टाइम करता है ताकि वो उस कर्ज को अदा कर सके। भले ही बाहरी लोग या फिर पावरफुल लोग उसकी मदद नहीं करे लेकिन वो खुद से उस राज के ऊपर पर्दा उठा के रहेगा। करेंट डायमेंशंस के अंदर रेडिएशन रहता है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा घातक होता है। इसलिए इन लोगों को ये प्रोटेक्टिव सूट्स पहनने पड़ते हैं ताकि इन्हें इस डायमेंशन या फिर रेडियस से कोई खतरा ना हो। लेकिन जो इवॉल्वर रहते हैं उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती, वो आसानी के साथ आराम से अंदर जाके माइन वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं है क्योंकि वो इवॉल्वर्स हैं। फिर जब ली इसी तरीके से ट्रेवल करते हुए जा रहा था तो फिर उसके साथ जितने भी लोग थे वो सभी ली के बारे में ही बात कर रहे थे कि इसके पेरेंट्स एक हादसे में गुजर गए थे लेकिन इसे कंपनसेशन नहीं मिला और ऊपर से इसके ऊपर कर्ज डाल दिया गया और ये तब से ही उस कर्ज को अदा करने की कोशिश कर रहा है। जिसपे एक मोटा सा बंदा आगे से कहता है अगर वो ली की जगह पे होता तो फिर वो यहाँ पे उन लोगों से सारा पैसा वसूल कर लेता। ली बस बहुत ही ज्यादा कमजोर है इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाया। जिसपे दूसरा बंदा उससे पूछता है कि तुम कैसे वसूल कर लेते सब कुछ, क्या उनसे उनकी जान का बदला लेके। जिसपे मोटा वाला बंदा आगे से कहता है कि पेरेंट्स पहले ही गुजर चुके हैं तो वो सिर्फ उनकी मौत के बदले में पैसे लेता और कुछ भी नहीं। ली भी उनकी बातों को सुन रहा था और वो आगे से कहता है कि यहाँ पे कोई भी इंसान खुद से कमजोर नहीं बनता है, कभी कभी यहाँ पे ये सोसाइटी ये दुनिया ही उन्हें कमजोर बना देती है। इसके बाद ये लोग माइनिंग एरिया में पहुंच जाते हैं और माइन करने के लिए केव के अंदर जाने ही वाले थे कि उससे पहले यहाँ पे एक हल्का सा भूकंप आता है तो वो सभी घबरा जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल सा अर्थक्वेक है लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये सब कुछ मॉन्स्टर्स की वजह से हो रहा है जो कि इस डायमेंशन के अंदर छूट गए हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि इसे क्लियर किया गया है तभी ये डायमेंशन यहाँ पे बची है। क्योंकि वो सभी घबराए हुए थे तो वो सिर्फ अपने बारे में ही बातें करते जा रहे थे कि तुम सभी ये सब कह रहे हो, पता नहीं क्या हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पे सच में एक मॉन्स्टर आता है जो कि एक बंदे के ऊपर हमला करके उसकी जान ले लेता है। जिसको देख के बाकी सभी लोग एकदम ही हैरान हो जाते हैं और खासकर ली वो तो घबरा ही जाता है। फिर उसी तरीके के और भी कई सारे वहाँ पे मॉन्स्टर आ जाते हैं, इनको हाइब्रिड बोला गया है और ये एक एक करके हर एक माइनर के ऊपर अटैक करने लगते हैं और उन्हें यहाँ पे जान से मारने लगते हैं। ली वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तो एक हाइब्रिड उसकी तरफ एक इंसान फेंक के मारता है जो डायरेक्ट ली से टकराता है और ली डायरेक्ट एक चट्टान से जा टकराता है। वहीं पे कुछ लोग ट्रक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे तो ली उन लोगों से कहता है कि हम सबके लिए भी रुको, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी नहीं रखते और तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी एक हाइब्रिड ट्रक की छत के ऊपर अटैक करता है और छत को पेपर की तरह फाड़ के उन दोनों को बाहर निकाल लेता है और उन्हें लेके वहाँ से भागने लगता है तो बाकी हाइब्रिड उसके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन बीच में ट्रक ब्लास्ट कर जाता है और उसके अंदर से जो आग निकलती है उससे यहाँ पे वो हाइब्रिड काफी ज्यादा घबरा रहे थे और कुछ तो जल के वहीं पे ही निपट जाते हैं। जिससे ली को यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि ये हाइब्रिड शायद से आग से घबराते हैं। इसके बाद वो तुरंत एक मसाल उठा लेता है और एक हाइब्रिड जब उसके ऊपर हमला करने को आगे बढ़ रहा था तो ली उसके सामने मसाल करता है तो वो हाइब्रिड ली से घबरा रहा था और पीछे हटते जा रहा था। इसके बाद ली ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों को भी देता है कि ये लोग आग से घबराते हैं, हर कोई एक एक मसाल पकड़ लो। फिर हम लोगों को बताया जाता है कि ये मॉन्स्टर वाला ड्रामा कैसे शुरू हुआ। करीब 10,000 साल पहले अचानक से यहाँ पे दूसरी दुनिया के पोर्टल्स खुलना शुरू हो चुके थे जिनके अंदर से दूसरे डायमेंशंस के क्रिएचर से बाहर निकले, जैसे कि कीड़े हो गए, बीस्ट हो गए, हाइब्रिड हो गए और इन लोगों ने यहाँ पे रैम्पेज मचाना शुरू कर दिया। मिलिट्री ने यहाँ पे इन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो बुरी तरीके से फेल हो गए और तब कहीं जाके कुछ इंडिविजुअल्स यानी कि अकेले लोग अवेकन हुए जिनके पास कुछ अलग ही तरह की एबिलिटीज थी जो रेडिएशन से उन्हें मिली थी और उसकी मदद से वो लोग उन मॉन्स्टर्स को हरा पाए और दुनिया के अंदर दोबारा अमन ले आए। इसी के साथ उन लोगों ने यहाँ पे ह्यूमन एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट का एक नया एरा शुरू कर दिया न्यू इंटरडायमेंशनल एनर्जी सोर्स की मदद से। लेकिन बदकिस्मती से सभी लोग यहाँ पे अवेकन नहीं हो पाए, कुछ लोग रह गए जो कि अनअवेकन रह जाते हैं और उन्हें यहाँ पे इस तरीके की जॉब्स करनी पड़ती हैं और ये लोग इसी तरीके के वर्ल्ड में सिर्फ सर्वाइव करने के लिए
स्ट्रगल करते रह जाते हैं। देखते ही देखते सभी लोग यहाँ पे मसाल उठा लेते हैं और ली उन सभी लोगों से कहता है स्टोरेज रूम के अंदर गैसोलीन रखा हुआ है, उसका इस्तेमाल वो लोग यहाँ पे स्टोरेज रूम के अंदर रुकने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद वो लोग गैसोलीन को जमीन पे गिरा देते हैं और मसाल को वहीं पे ही छोड़ देते हैं, जिससे वो लोग एंट्रेंस को ब्लॉक कर लेते हैं और जो भी हाइब्रिड अंदर घुसने की कोशिश करता वो बेचारा जल जाता। वहीं पे कुछ लोग ली को शुक्रिया कहते हैं कि उसी की वजह से वो लोग यहाँ पे बच पाए, नहीं तो उन लोगों को यहाँ पे मौत का सामना करना पड़ सकता था। उसी टाइम पे ली की नजर एक स्टैचू के ऊपर पड़ती है और वो उन लोगों से पूछता है कि ये स्टैचू यहाँ पे कब आई। जिसपे एक दादा बताते हैं कि ये स्टैचू यहाँ पे काफी लंबे टाइम से डिस्कवर कर ली गई थी, लेकिन सुपरवाइजर वैंग इसे यहाँ पे ब्लैक मार्केट के बेचने की फिराक में है, इसलिए तब से यहीं पे ही रखी हुई है। पीछे से कुछ लोग यहाँ पे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग रेस्क्यू टीम को यहाँ पे बुलवा सके। फोन तो मिल जाता है, लेकिन सामने से लोग कहते हैं कि 2 घंटे लगेंगे रेस्क्यू टीम को वहाँ पे आने में, तब तक इन लोगों को खुद से ही सर्वाइव करना पड़ेगा। अगर कर लेते हैं तो बढ़िया है, नहीं कर पाते हैं तो और भी बढ़िया है। जिसपे ये सभी लोग अब पैनिक में आ जाते हैं क्योंकि इनके सूट के अंदर ज्यादा एनर्जी नहीं बची हुई है। अगर सूट के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो ये लोग यहाँ पे रेडिएशन को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ली यहाँ पे अपने सूट के बैटरी को देखता है तो फिर 67 के आसपास थे, यानी कि वो आराम से 2 घंटे यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर इंसान इतने ही ज्यादा दयालु होते तो फिर वो इंसान कैसे रह जाते। जिन लोगों की सूट के अंदर ज्यादा बैटरी नहीं बची थी वो आगे से कहते हैं कि हमारे पास एक नया प्लान है, इस खतरनाक घड़ी में हम लोगों को यहाँ पे कुछ बलिदान करने की जरूरत है। जिसके बाद वो तीनों यहाँ पे एक बूढ़े इंसान और ली की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ली एक अनाथ है और बूढ़े के पास तो जिंदगी अपनी जी ही चुका है, तो बचा ही क्या है। वो लोग ली से कहते हैं कि उसके पास कोई भी रिलेटिव्स नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है और ऊपर से उसके सर के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज का पहाड़ है। इस तरीके से जीना सिर्फ एक तरीके से तड़पना ही है, इसलिए इन सभी सफरिंग को यहीं पे ही छोड़ देना चाहिए। और वो उन लोगों से कहता है कि अपने अपने सूट जल्दी से उतारो। ली आगे से यहाँ पे रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा था तो वो लोग जबरदस्ती यहाँ पे ली से उसका सूट उतरवा लेते हैं और उसे ऐसे ही तड़पने के लिए छोड़ देते हैं, ये कहते हुए कि अब तुम्हारे पास वैसे भी जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इस तरीके से तड़पोगे ही। जिसके बाद वो लोग और भी आगे बढ़ने लगते हैं, ये कहते हुए कि अब किसकी तरफ बढ़े। तो कुछ लोग आगे से कहते हैं कि इनका ले लो, मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है तो वो लोग उसे पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। तो वो गाड़ी इन लोगों के ऊपर चढ़ाने वाला था और उसके ट्रक चढ़ाने की वजह से यहाँ पे जो स्टैचू थी वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है और उसी के सामने हम लोग ली को देखते हैं जो कि रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। वहीं पे शायद से ली को भ्रम होने लगा था, क्योंकि जब वो स्टैचू की तरफ देखता है तो वो स्टैचू मुस्कुराए जा रहा था। ली उससे ये भी कहता है कि इस तरीके के माहौल में तुम ही मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और जब वो स्टैचू इसी तरीके से मुस्कुरा रहा था तभी वहाँ पे एक हाइब्रिड आता है जो कि स्टैचू के मुंह के ऊपर पैर रख के उसे तोड़ देता है। जिसके बाद वो ली को सर से पकड़ के उठा लेता है और उसके सीने के अंदर अपना हाथ घुसा देता है, जिससे ली अपना दम वहीं पे ही तोड़ देता है। जिसके बाद ली यहाँ पे कुछ पुरानी बातों को याद करने लगता है, जैसे कि हर कोई लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि उसके पेरेंट्स यहाँ पे मर गए। जिसके बाद कोई भी रिश्तेदार उसकी मदद करने के लिए नहीं आया, वो कोई भी यहाँ पे ली का बोझ उठाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने उसे यहाँ पे बाहर निकाल दिया। ली अपना सारा पैसा यहाँ पे कर्ज को अदा करने में ही लगा देता है, तो उसके पास यहाँ पे इंजॉय करने तक के पैसे नहीं रहते, यहाँ तक कि उसके पास रेंट पे करने तक के पैसे नहीं रहते। जिसके बाद हम लोगों को यहाँ पे एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ली यहाँ पे अपने पेरेंट्स की मौत के बारे में थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट करना चाहता था, वो राज जाना चाहता था। तो वो कुछ ऑफिशियल्स के पास गया हुआ था, लेकिन वो लोग उसे साफ मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि वो उन जैसे लोगों के साथ बात नहीं करते। इसके बाद वहाँ पे एक बड़ा बंदा आता है जो कि शायद से ग्रुप लीडर था या फिर मैनेजर था या प्रेसिडेंट था, जो कि ली से कहता है कि तुम अपनी पेरेंट्स की मौत के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो और तुमने अभी तक जितने भी लेटर्स यहाँ पे भेजे हैं वो सभी मेरे हाथों में ही आके गिरे हैं, जिनको मैंने कचड़े के जिब्बे में डाल दिया। वो प्रेसिडेंट ली से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे पैसे नहीं चाहिए, सच्चाई जाननी है ना, ये लो सच्चाई। तुम्हारे पेरेंट्स 2 घोड़ी के लोग थे, इसीलिए वो लोग वहाँ पे मारे गए। वो लोग वहाँ पे इलीगल ऑपरेशन कर रहे थे जिसकी वजह से और भी कई सारे लोगों की जाने गई, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पे सिर्फ ना ही कंपनसेट करेंगे बल्कि हम यहाँ पे तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज डालेंगे। जितने भी मासूम लोगों की यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से जाने गई हैं उनको तुम ही कंपनसेट करोगे और सारा पैसा हम तुमसे वसूलेंगे। इसके बाद जो बंदा यहाँ पे सबसे पहले ली के पास कंपनसेशन के लिए आया था वो उसके मुंह के ऊपर लात मार के कहता है कि मैंने पहले ही बोला था कि इन पे साइन कर दो, आगे बढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। जिसके बाद वो ली के मुंह के ऊपर लात मारता है, ये कहते हुए कि जल्दी से पैसे जुटाना शुरू करो क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्ज आ चुका है और वो सारा कर्ज तुम्हें यहाँ पे अपनी कड़ी मेहनत से अदा करना पड़ेगा क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसके बाद वो लोग ली को इसी तरीके से वहीं पे ही छोड़ के निकल जाते हैं, ये कहते हुए कि इन जैसे लोगों को कुछ भी नहीं हो सकता। और इसी तरीके से हाउ यहाँ पे माइनर बना था ताकि वो यहाँ पे कर्ज के पैसे अदा कर सके। इसके बाद हम लोग हाउ को मरते हुए देखते हैं और वो हमें बताता है कि वो ऐसे नहीं तो वैसे मरने ही वाला था, लेकिन इसके बावजूद वो इतनी आसानी के साथ तो नहीं मरेगा। जिसके बाद वो हाइब्रिड के कंधे के ऊपर काट लेता है तो वो हाइब्रिड उसे नीचे पटक देता है। इसके बाद हाउ बेहोश होकर वहीं पे ही गिर जाता है। और मैंने तुम्हें जिस स्टैचू के बारे में बताया था जो मुस्कुरा रही थी, उसके अंदर से कोई शैडो बाहर निकलता है जो कि ली से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम किसी टाइप का पोटेंशियल या फिर अवेकन मुझे दिखाओगे यार, लेकिन तुम तो पूरी तरीके से एकदम 2 घोड़ी के कचड़े के अंदर बदल गए जो मरने से पहले बस फड़फड़ा रहा था। जिस पे ली आगे से कहता है कि वो कम से कम काट तो पाया, उसके बारे में क्या, वो तो एक स्टैचू की तरीके टूटे गया और नीचे बिखर गया। हाइब्रिड
ब्लेड की हाथ हो। शैडो यहाँ पे ली से कहता है कि इस समय पे सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ, अपनी बॉडी को मेरे हवाले कर दो तो फिर मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। लेकिन ली आगे से साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो जैसे किसी बदसूरत को यहाँ पे अपनी बॉडी नहीं देगा लेकिन मरना जरूर चूज करेगा। इस पे शैडो भी आगे से हंसते हुए कहता है, बहुत ज्यादा मजेदार है तुम्हारा ये दो कौड़ी का एटीट्यूड, मरने से पहले भी सबमिट नहीं कर रहे। इसके बाद शैडो यहाँ पे ली की बॉडी के अंदर अपने आप ही मर्ज हो जाता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी परमिशन मांगूंगा? और शैडो ही असल में वो शैडो सिस्टम है जो शुरुआत में यहाँ पे ली के साथ मर्ज हुआ था, बाउंड हुआ था। शैडो जैसे ही ली की बॉडी के साथ मर्ज होता है तो वो जल्दी से हाइब्रिड को पकड़ता है और उसका जमीन पे सर दे मारता है, ये कहते हुए कि तुम्हें थे क्या जिसने मेरी स्टैचू के ऊपर पैर रखा। जिसके बाद हम लोग शैडो को देखते हैं जो कि ली की बॉडी के साथ पूरी तरीके से मर्ज हो चुका था और सोलो लेवलिंग जैसी वाइब आ रही थी। इसके बाद शैडो अपनी शैडो वाली पावर के साथ में यहाँ पे एक शैडो का बहुत बड़ा पैर बनाता है जिसकी मदद से वो हाइब्रिड को यहीं पे ही कुचल के मार देता है, ये कहते हुए कि वो बहुत ही ज्यादा वेंजफुल पर्सन है, यानी कि बदले वाला, वो बदला हमेशा लेते रहता है। उसी टाइम पे एक दूसरा हाइब्रिड यहाँ पे शैडो के ऊपर हमला करने की कोशिश करता तो शैडो उसके ऊपर, दरअसल शैडो यहाँ पे शैडो एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है, एक तरीके से वो परछाई को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए जब हाइब्रिड यहाँ पे शैडो के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था तो फिर हाइब्रिड के नीचे से एक शैडो का फेस आता है जो कि उसे डायरेक्ट निगल ही जाता है। वो शैडो का फेस आधी बॉडी को निकल जाता है, सिर्फ मुंडी छोड़ता है, लेकिन शैडो को वो पसंद नहीं आया था। जिसके बाद शैडो उन लोगों की तरफ आगे बढ़ता है जिन लोगों ने यहाँ पे ली से उसका बॉडी सूट छीन लिया था। वो लोग जैसे ही देखते हैं कि यहाँ पे ली अवेकन हो चुका है तो वो लोग उससे कहते हैं कि हमें जाने दो, नहीं तो हम तुम्हारे बारे में रिपोर्ट कर देंगे। बाबू जब बाहर जाओगे तभी तो रिपोर्ट कर पाओगे ना। लेकिन हम लोग शैडो को देखते हैं जो कि यहाँ पे ली को बॉडी कंट्रोल वापस कर देता है और उसे पूछता है कि मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, जानना चाहता हूँ अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी बॉडी वापस कर दी तो तुम इनके साथ क्या करोगे। वो लोग भी यहाँ पे ली से रिक्वेस्ट करे जा रहे थे कि हमें छोड़ दो, हमें कुछ भी ना करो, हम यहाँ पे सिर्फ सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग तो ये भी कहते हैं अगर हम लोग ना होते तो फिर तुम्हें कभी पता ही नहीं चलता कि तुम कभी अवेकन भी कर सकते थे। इस पे ली उन लोगों से कहता है, तुम्हारा मतलब कि मुझे यहाँ पे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। इस पे वो लोग कहते हैं कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा दिखाओ कि तुमने यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा और हम भी ऐसा ही दिखाएंगे कि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा है। जिस पे ली उन लोगों से कहता है, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करूंगा, ना ही तुम लोगों को जाने दूंगा। जिसके बाद वो यहाँ पे शैडो का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों के मास्क को उनके चेहरे से हटा देता है तो रेडिएशन की वजह से एक झटके के अंदर ही ये लोग यहाँ पे तड़पने लगते हैं और कुछ सेकंड्स के अंदर ही इन लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद ली इन लोगों की बैटरी इनसे छीन लेता है और बचे हुए दो लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है जिन्होंने ली के साथ कुछ भी नहीं किया था। ली उन लोगों को बैटरी देते हुए कहता है कि ये बैटरी अपने साथ रिप्लेस कर दो, तुम्हारी बैटरी खत्म होने वाली है। शैडो यहाँ पे ली से कहता है कि ये फालतू का काम है, ये तुम्हें आगे चल के मुसीबत में ही डालेगा। लेकिन ली आगे से टफ होके एक्टिंग करते हुए कहता है कि तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है। इस पे शैडो उससे कहता है कि ये कर तब दिखाते ना जब तुम्हारी जिंदगी यहाँ पे अटकी हुई थी, सांसें लेने के लिए तड़प रहे थे तुम। जिसके बाद ली केव से बाहर निकलता है तो बाहर और भी ज्यादा हाइब्रिड्स इकट्ठा हो चुके थे। वहीं पे शैडो ली से कहता है कि अपनी बॉडी मेरे हवाले कर दो या फिर इनसे तुम खुद ही निपटो, मैं बाद में मदद नहीं करूंगा। और ऑफ कोर्स ली यहाँ पे शैडो को बॉडी वापस नहीं करता तो शैडो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, देखो तो इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करने जा रहे हो लेकिन अभी भी डर के मारे तुम्हारे पैर कांप रहे हैं। अच्छे से सोचो, बिना मेरी ताकत के तुम कुछ भी नहीं हो। लेकिन ली अभी भी उसकी बातें नहीं सुनता और अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, ये कहते हुए कि तुम्हें मुझे कुछ भी सिखाने या बताने की जरूरत नहीं है। हाइब्रिड यहाँ पे जब ली के ऊपर हमला करने की कोशिश करता तो उसके रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा तेज हो जाते हैं और वो इजीली यहाँ पे उसके हाथ के अटैक को डॉज कर लेता है। हाइब्रिड दोबारा उसके ऊपर अपने हाथ से हमला करता है तो ली आगे से दोनों हाथों को आगे करके उन्हें ब्लॉक कर लेता है। उसी टाइम पे दूसरा हाइब्रिड यहाँ पे ली के ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है लेकिन ली दोबारा स्पीड की मदद से रिफ्लेक्स का इस्तेमाल करते हुए उसे डॉज कर लेता है। लेकिन वो हाइब्रिड उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके ऊपर दोबारा यहाँ पे हमला करने को आगे बढ़ता है तो ली जल्दी से अपने हाथों के अंदर इस बार शैडो एनर्जी को इकट्ठा करता है और उसके मुख पर गड़ाम से एक घूंसा दे मारता है जिससे वो हाइब्रिड दूर जाके गिरता है। इस पे ली हैरान होकर सोचता है कि उसकी स्ट्रेंथ भी अब यहाँ पे इतनी ज्यादा बढ़ गई है क्या। लेकिन जब ली उस हाइब्रिड की तरफ देखता है जिसके ऊपर उसने पंच मारा था उसे कोई भी असर नहीं हुआ था, जैसे ली को समझ में आ जाता है कि वो अपनी बॉडी को यहाँ पे वेपन के तरीके नहीं इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पे जब ली इसी बारे में सोच रहा था कि उसके पास अगर थोड़ा सा बढ़िया वेपन होता तो वो शायद से इनके खिलाफ में ज्यादा असरदार हमले कर पाता। और जब वो इसी बारे में सोच ही रहा था तभी शैडो एनर्जी से वहाँ पे उसके पास शैडो डैगर बन जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि शैडो सिस्टम यहाँ पे शैडोज के बलबूते पे चलता है, वो शैडो का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे कुछ भी बना सकता है। जब दोबारा हाइब्रिड उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो इस बार यहाँ पे ली उस शैडो ड्रैगर का इस्तेमाल करते हुए हाइब्रिड के ऊपर एक स्लैश मारता है और वो इजिली मक्खन के तरीके उसे दो हिस्सों में काट देता है। इस पे ली को यकीन हो जाता है कि शैडो वेपन के साथ में वो इजिली यहाँ पे हाइब्रिड्स को भी अब निपटा सकता है। तभी उसके ऊपर दो और हाइब्रिड हमला करने को आगे बढ़ते हैं तो ली उनके अटैक को तो इजिली डॉज कर लेता है। लेकिन तभी तीसरा हाइब्रिड उसके पीछे से उसकी पीठ के ऊपर एक जोरदार स्लैश मारता है तो ली जल्दी से पीछे मुड़ के उसकी गर्दन के ऊपर अटैक करता है और नारियल की तरह उसकी गर्दन उड़ा देता है। इसके बाद ली इसी तरीके से यहाँ पे हाइब्रिड्स के ऊपर पूरी तरीके से चढ़ाई कर देता है और लगातार उनके साथ फाइट करता रहता है। और आधे घंटे के बाद में हम लोग देखते हैं कि ली ने अकेले ही सभी हाइब्रिड्स को यहाँ पे निपटा
निपटा दिया था और वो चैन की सांसें ले ही रहा था। तभी उसके पास शैडो सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि उसका एवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है और वो ई रैंक का एवोल्यूशन हुआ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सीधा हॉस्पिटल पे आ जाता है, जहाँ पे हम लोग ली को बेड के ऊपर देखते हैं और डॉक्टर और नर्स की बातों से हमें पता चलता है कि रेस्क्यू टीम वहाँ पे आ चुकी थी और उसने जब ली को यहाँ पे बेहोश हुआ पाया तो वो लोग उसे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवा दिए। हालांकि डॉक्टर को पता है कि यहाँ पे ली अवेकन हुआ है, इसलिए वो कुछ टाइम के लिए नींद में ही रहेगा, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस होती है जब भी कोई अवेकन होता है। डॉक्टर का काम यहाँ से खत्म हो जाता है तो वो तुरंत यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद शैडो यहाँ पे बाहर निकलता है और वो मन के अंदर सोचता है कि इसे यहाँ पे एक ह्यूमन ही क्यों होना था और ऊपर से इसकी रैंक इतनी ज्यादा लो कैसे है, ये ई रैंक का कैसे हो सकता है। शैडो की पावर के हिसाब से कम यहाँ पे ली का लेवल ऐसे रैंक या फिर उससे ऊपर का होना चाहिए था, कम से कम बी का तो होना ही चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद ली यहाँ पे ई रैंक के अंदर फंसा हुआ है, जो पूरी तरीके से वेस्ट है। लेकिन शैडो इस बात से भी हैरान था कि यहाँ पे इतनी ज्यादा कम पावर होने के बावजूद वो यहाँ पे शैडो सिस्टम को अपनी तरफ ट्रिगर कर पाया और बड़ी अच्छे से उसका इस्तेमाल भी कर लिया सिर्फ पहले ही ट्राई में। लेकिन परेशानी की बात तो यही है कि यहाँ पे ली की जो पावर है वो काफी ज्यादा कम है और अगर शैडो उसे अपनी पावर और ज्यादा देगा तो ली की बॉडी उसे झेल नहीं पाएगी और वो एक्सप्लोड कर जाएगी। क्योंकि ली यहाँ पे शैडो को देख सकता है तो वो उसे पूछता है कि तुम उसे चिपके हुए क्यों हो। इस पे शैडो उसे बताता है कि अच्छे से सुनो मेरी बात, दो गोड़ी के इंसान, मैं एक एशियन सुप्रीम एंट्रोपी एक्सटिंग्यूशर हूँ, दूसरी दुनिया के रियल्म्स के ऊपर राज करने वाला, बेसिकली इंटर डायमेंशनल दुनिया जो है उसका राजा। और वो यहाँ पे ली से कहता है कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपनी बॉडी मुझे दे दो, जैसे ही मैं यहाँ पे अपने क्लैन के थ्रोन को हासिल कर लूंगा मैं तुम्हें एकदम बढ़िया रिवॉर्ड दूंगा। अब ये जो शैडो है यहाँ पे शैडो सिस्टम से जुड़ा हुआ है और क्योंकि शैडो सिस्टम यहाँ पे ली के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए ली अपने मन के अंदर जो भी सोचता है वो शैडो यहाँ पे साफ साफ देख पाता है। ली अपने मन के अंदर सोचता है कि एशियंट सुप्रीम एंट्रोपी एक्सटिंग्यूशर उसने कभी इस बारे में सुना ही नहीं है और वहाँ पे शैडो को कॉकरोच के तरीके ट्रीट करते हुए कहता है कि तुम तो कॉकरोच के तरीके देखते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी बॉडी के ऊपर इतनी आसानी के साथ कब्जा कर लोगे, एकदम काले और भद्दे। शैडो पे अपने मन के अंदर सोचता है कि साले की हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से कॉकरोच कहने की, अभी बताता हूँ। इसके बाद वो उसे कहता है कि बहुत हो गया बातें, मुझे अपनी बॉडी ऑफर करो, यही तुम्हारा रीजन है जिंदा रहने का और कोई भी रीजन नहीं है तुम्हारे पास। वहीं पे ली की बुद्धि कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा चल रही थी, वो अपने मन के अंदर बहुत ही कुछ सोचे जा रहा था। ली को ऐसा लग रहा था कि शैडो को यहाँ पे ली से प्यार हो चुका है, इसलिए वो यहाँ पे उसे चिपकने के लिए उल्टा सीधा बातें कर रहा है कि वो एशियन सुप्रीम रूलर है। वो मन के अंदर सोचता है लेकिन ये प्रॉब्लम भी है कि इसका जेंडर क्या है, अगर फीमेल होता तो काम बन भी जाता। इसके बाद वो सोचता है कि इसे दिल की बीमारी तो नहीं है या फिर दिमाग की बीमारी है, इसे मैं मेंटल असाइलम भी लेके नहीं जा सकता, ये किसी को दिखेगा ही नहीं। इसके बाद वो सोचता है इसे डरा के भगा दो क्या, लेकिन क्या पता यह गुस्सा हो जाए यार। इसके बाद वो इसी तरीके की उल्टा सीधा ख्याल सोचने लगता है जिनको देख के तो शैडो भी घबरा जाता है कि कैसे प्राणी के साथ भिड़ गया मैं। जिसके बाद वो उसके ऊपर चीखते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, उल्टा सीधा सोच रहे हो तुम। इसके बाद वो यहाँ पे ली का कॉलर पकड़ता है और उससे कहता है कि पता नहीं क्यों मैंने तू जैसे एक दो घोड़ी के ई रैंक के इंसान को चूज कर लिया, अगर सिचुएशन वहाँ पे गड़बड़ ना होती तो मैं कभी भी इस तरीके के इंसान को चूज ही ना करता, एक ई रैंक का ट्रैश। इसके बाद वो उसे उठा के एक पोर्टल के अंदर डाल देता है और उससे कहता है कि 3 दिन है तुम्हारे पास, अगर तुम 3 दिनों के अंदर यहाँ पे डी रैंक को हासिल नहीं कर पाते हो तो फिर मैं तुम्हें दुनिया से ही मिटा दूंगा। ली उससे पूछता है कि ये कौन सी जगह है, क्या ये हॉस्पिटल नहीं हुआ करती थी। शैडो उसको बताता है कि ये कीड़ों का घोंसला है, उसकी रेस के लिए ई रैंक ट्रायल जो एक दूसरी दुनिया के गेट के अंदर है। जितने भी स्काई बोन क्लैन के मेंबर्स होते हैं, यानी कि शैडो के क्लैन का नाम है स्काई बोन क्लैन, जितने भी स्काई बोन क्लैन के लीडर्स हो या फिर मेंबर्स होते हैं उन्हें इस डंजन से होके ही गुजरना पड़ता है, तभी वो लोग यहाँ पे एडल्ट माने जाते हैं। क्योंकि शैडो ने यहाँ पे ली की बॉडी के ऊपर कब्जा किया है इसलिए ली को भी इस ट्रायल से होके गुजरना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पे क्लैन मेंबर कहलाएगा। तभी ली के सामने एक इंसेक्ट आता है जिसका नाम यहाँ पे सील्ड आर्मर बीटल था। वहीं पे ली ने आज तक ऐसी कोई भी स्पीसीज नहीं देखी थी, इसलिए वो शैडो से पूछता है कि मुझे तो इनके बारे में भी नहीं पता है, मुझे इनके वीक पॉइंट्स और इनकी जानकारी कैसे होगी। इस पे शैडो उससे कहता है कि शैडो सिस्टम ने यहाँ पे तुम्हें कई सारे नॉलेज बेसेस दिए होंगे जो कि मेरे पास है, क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है, तुम उनका इस्तेमाल करके यहाँ पे आसानी के साथ सब कुछ पता लगा सकते हो। जिस पे ली भी अपने मन के अंदर सोचता है शैडो सिस्टम, जिसके बाद वो यहाँ पे स्टील बीटल के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बीटल के ऊपर कितने भी स्लैश मार ले, बीटल का आर्मर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, उसके ऊपर एक खरोच तक नहीं आती। तो ली उसके ऊपर से अटैक करने की कोशिश करता है और उसकी पीठ के ऊपर लगातार स्लैशेस मारता है, पर इससे भी स्टील बीटल के ऊपर एक भी खरोच नहीं आती। तो फिर ली पीछे जाता है और उसकी पीठ के पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टील बीटल तभी उसी टाइम पे अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए ली के ऊपर हमला करता है, तो ली खिसकते हुए दूर चला जाता है। जैसे ली को समझ में आ जाता है कि वो बीटल के ऊपर कैसे भी हमला कर ले वो हमेशा से पूरी तरीके से यूजलेस ही रहेंगे। उसी टाइम पे शैडो ली से कहता है क्या तुम यहाँ पे सिर्फ ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ी सी बुद्धि का भी इस्तेमाल करो। इस पे ली दोबारा स्टील बीटल के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि ये मेरी फाइट है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इस पे शैडो उससे कहता है ठीक है, फिर अभी मदद के लिए भीख मांगते हुए ना आना मेरे पास। जिसके बाद ली लगातार यहाँ पे बीटल के ऊपर लगातार स्लैशेस मारते ही रहता है बिना रुके हुए। तो बीटल अपने क्लॉज को आगे कर लेता है स्लैशेस को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन ली लगातार स्लैश मारते रहता है और बीटल को जैसे ही मौका मिलता है तो वो ली के ऊपर स्लैश मारता है, जिससे ली दूर जाके एक दीवार से टकराता है और नीचे गिर जाता है। वहीं पे उसकी बॉडी के ऊपर
पर यहाँ पे बीटल का थोड़ा सा ब्लड लग चुका था। हालांकि शैडो उसकी बेइज्जती मारते हुए कहता है कि तुम इतने कमजोर हो कि बस छोटा सा कट ही मार पाए। फिर हम लोग बीटल को देखते हैं तो उसके क्लॉ के ऊपर हल्का सा क्रैक आ चुका था, तो उससे ब्लड बाहर निकल रहा था। इसके बाद वो यहाँ पे ली के ऊपर गुस्से में दोनों हाथों से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और इसी वजह से ली को यहाँ पे बीटल के वीकनेस के बारे में पता लग जाता है। इसके बाद बीटल गुस्से में यहाँ पे ली के ऊपर धड़ाधड़ स्लैशेस मारते रहता है, तो ली आगे से शैडो ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे उन सभी अटैक्स को ब्लॉक करते हुए जा रहा था और तभी वो आगे से यहाँ पे एक आई को अवेकन कर लेता है। शैडो हम लोगों को बताता है कि ये शैडो आई है, जिसके बाद ली पलक झपकते हैं यहाँ पे बीटल के दोनों क्लॉज को काट देता है और सट्टा से एकदम आगे बढ़ जाता है। तो शैडो यहाँ पे उसकी दोबारा बेइज्जती मारते हुए कहता है इसका क्या फायदा है यार, तुमने बस उसका एक क्लॉ ही तो तोड़ा है। इस पे ली उसे समझाता है कि आगे वाले दो जो क्लॉ हैं वो यहाँ पे डिफेंस के लिए काम आते हैं, बाकी बाकी टांगे सिर्फ भागने के काम में आती हैं, इसीलिए अब बार बार स्लैश मारना पहले से और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। इसके बाद ली अपने हाथों में जो डैगर पकड़े हुए था उसे यहाँ पे थोड़ा सा मैनिफेस्ट करता है, यही सोचते हुए कि उसे थोड़ा सा और बेहतर वेपन चाहिए। तो फिर शैडो ड्रैगन अब यहाँ पे शैडो स्पीयर के अंदर बदल जाता है। शैडो स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए ली यहाँ पे बीटल के नीचे के ऊपर से अटैक करता है और उसे उठा देता है। और ली जैसे यहाँ पे बीटल को हल्का सा हवा में उछालता है और मौका मिलते हैं वो उसकी मुंडी को यहाँ पे धड़ से अलग कर देता है शैडो स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए, जिससे के साथ ली यहाँ पे सक्सेसफुली बीटल को हरा देता है और जंग जीत जाता है। इस पे शैडो उससे कहता है कि ज्यादा खुश ना हो, तुमने बस एक ई रैंक के छोटे मोटे बीटल को ही मारा है और कुछ भी नहीं। फिर बीटल जैसे ही खत्म हुआ था तो फिर उसकी बॉडी से एक क्रिस्टल बाहर निकला था, जिसको एनर्जी शैडो अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है ताकि वो यहाँ पे डी रैंक को इवॉल्व कर सके। हालांकि ली को इस स्टोन के बारे में नहीं पता, तो शैडो उसे बताता है कि ये एनर्जी स्टोन है, इसका इस्तेमाल करके तुम यहाँ पे अपनी एबिलिटीज के लेवल को बढ़ा सकते हो। और साथ ही में ली का यहाँ पे जो इवॉल्व होने वाला सिस्टम था बेसिकली ई से डी रैंक का, वो भी शुरू हो जाता है। वहाँ पे धीरे धीरे करके ली को आवाज आ रही थी कि सामने से और भी कई सारे कीड़े आ रहे हैं। तो शैडो यहाँ पे ली को एडवाइस देते हुए कहता है कि तुम शैडो आई का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो देखने के लिए। ली उसे पूछता है कि वो इस स्किल का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, तो शैडो उसे बताता है कि बस तुम्हें यहाँ पे शैडो एनर्जी को अपनी आइसेस के पास में इकट्ठा करना है और फोकस करना है। इसके बाद शैडो आई स्किल अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगी। ली बिल्कुल ऐसा ही करता है और जब वो शैडो एनर्जी को यहाँ पे अपनी आंखों के पास में केंद्रित करता है तो वो शैडो आई को सक्सेसफुली एक्टिवेट कर पाता है। इसकी वजह से उसको प्रिसेप्शन यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि वो दूर तक देख सकता है। इसी के साथ वो यहाँ पे आने वाले खतरे को भी महसूस कर सकता है। ली को शैडो आई की मदद से पता चलता है कि कई सारे बीटल लगातार उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वो उसके ऊपर स्पाइक से हमला कर रहे हैं। तो ली जल्दी से उन स्पाइक्स को यहाँ पे डॉज करता है और आसानी के साथ उनसे यहाँ पे बच जाता है। वो स्पाइक जब यहाँ पे दीवार से जा लगते हैं तो उनके अंदर से एसिड निकलता है जो बहुत ही ज्यादा भयानक था। इसके बाद केव के अंदर जितने भी बीटल थे वो सभी यहाँ पे स्पाइक के साथ में ली के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन ली शैडो आई की मदद से उन्हें आसानी के साथ डॉज करते हुए जा रहा था। उसके लिए इन्हें डॉज करना एकदम मक्खन के बराबर था, क्योंकि ये उसके लिए स्लो मोशन में चल रहा था। इसके बाद ली एकदम यहाँ पे बंदरों की तरीके उछलता रहता है और उन सभी डार्ट्स यानी कि स्पाइसेस को स्पाइक्स को डॉज करते रहता है। वह भी कुछ टाइम के बाद में यहाँ पे शैडो आई काम करना बंद कर देती है और जब भी इसके बारे में शैडो से शिकायत करता है तो शैडो उसे बताता है कि वो स्किल अभी यहाँ पे इनएक्टिव हो चुकी है, क्योंकि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो और उसको एनर्जी यहाँ पे मेंटेन रखनी पड़ती है। तो फिर ली और ज्यादा शैडो एनर्जी को आग के पास इकट्ठा करता है, ये कहते हुए कि वो और ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करेगा। इसको देख के शैडो थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि यहाँ पे ली काफी जल्दी शैडो मैनिपुलेशन और शैडो एनर्जी को कंट्रोल करना सीख रहा था, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से। इसलिए शैडो को थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है ली को आगे बढ़ता हुआ देखते। इसके बाद ली यहाँ पे शैडो आई की फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करता है, तो फिर उसे यहाँ पे उस बग यानी कि कीड़े के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि ये एक वास्प कीड़ा है जो कि यहाँ पे डंक मार सकता है और अपने डंक को मिसाइल के तरीके लॉन्च कर सकता है और उसके डंक के अंदर भयानक एसिड होगा जो काफी ज्यादा जहरीला हो सकता है। शैडो ली से कहता है कि तुम शैडो आई को काफी अच्छे से इस्तेमाल करना सीख चुके हो और साथ ही में तुम यहाँ पे नॉलेज बेस को भी अच्छे से अडेप्ट कर लिए हो, तभी तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन उसी टाइम पे ली को पता चलता है कि यहाँ पे एक के अलावा और भी कई सारे क्रिएचर्स हैं जो कि भरे पड़े हैं शैडो आई की मदद से। इसके बाद ली आगे से शैडो से कहता है तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब भी तुम्हें एक कॉकरोच दिखाए तो तुम समझ जाओ कि एक के अलावा भी दर्जनों भरे पड़े हैं। वहीं पे शैडो आगे से बताता है इसका मतलब यह है कि डार्क कंसर्न पूरी तरीके से भरे पड़ा है इनसे, और वो ली से कहता है कि बुरा भी नहीं है, अब तुम्हें यहाँ पे कहीं पे छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी क्योंकि अब तुम्हें चारों तरफ से घेर जो लिया गया है। फिर इसके बाद सभी इंसेक्ट एक साथ ली की तरफ आगे बढ़े थे, तो ली आगे से यहाँ पे दोनों हाथों में ड्रैगन्स बना लेता है, जिसके बाद वो एक एनर्जी फ्लक्चुएशन ब्लास्ट करता है, जिससे शैडो एनर्जी पूरे इलाके के अंदर फैल जाती है और वो सभी कीड़े दूर जाके गिरते हैं। इसको देख के शैडो काफी ज्यादा हैरान होता है और थोड़ा सा इम्प्रेस भी, और वो ली से कहता है कि तुमने यहाँ पे शैडो आई की सेकंड फेज को बड़ी आसानी के साथ ही अनलॉक कर लिया है, इसके बावजूद कि तुम सिर्फ ई रैंक पे हो, इसलिए ये काफी ज्यादा सरप्राइज करने वाला है। हमें शैडो आई के 2 लेवल के बारे में बताया जाता है कि जब भी शैडो यहाँ पे उसकी पीपल यानी कि पुतली के अंदर बदल जाएगी तो उसकी जो भी यहाँ पे एक दिल की धड़कन होगी वो यहाँ पे डेथ नेल के अंदर बदल जाएगी, यानी कि काली मौत। वहीं पे शैडो आई जैसे ही यहाँ पे सेकंड लेवल को अचीव करती है तो ली की स्पीड पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए कीड़ों की रफ्तार उसके लिए काफी ज्यादा स्लो हो
हो चुकी थी और वो इजीली यहाँ पे उनके अटैक्स को डॉज कर ले रहा था। वह पहले की जो कीड़ों की वीकनेस थी वो यहाँ पे पर्पल कलर के अंदर दिखाई देती है, यानी कि अगर वो इन जगहों पे हमला करेगा तो कीड़ों को ज्यादा नुकसान होगा, ज्यादा डैमेज उन्हें मिलेगा। शैडो बताता है कि शैडो आई के सेकंड लेवल का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि तुम्हें यहाँ पे एनिमी की वीकनेस का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है। जब तुम एक बार उनके वीक पॉइंट को यहाँ पे नोटिस कर लोगे तो फिर तुम अटैक करके उनके डिफेंस को इजीली यहाँ पे तोड़ सकते हो, जिससे ली को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जितने भी कीड़े हैं इन सभी का वीक पॉइंट इनके नीचे की बॉडी है। इसीलिए वो आगे से यहाँ पे शैडो थ्रोन ग्रेट बुरियल का इस्तेमाल करते हुए शैडो एनर्जी को यहाँ पे स्पाइक्स के अंदर बदलता है, तो जमीन के अंदर से कीड़ों के नीचे से निकलती हैं और वो एक झटके के अंदर ही उनकी बॉडी के अंदर घुस जाती हैं, जिससे वो सभी एक झटके के अंदर ही यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसके बाद ली धीरे धीरे करके यहाँ पे उनके जो एनर्जी क्रिस्टल थे उन्हें भी एब्जॉर्ब करते रहता है, तो फिर उसका यहाँ पे असेशन यानी कि ब्रेक थ्रू डी रैंक के लिए धीरे धीरे बढ़ता रहता है। लेकिन ये स्पीड काफी ज्यादा धीरे थी कि यहाँ पे एक एनर्जी स्टोन एब्जॉर्ब करने के बाद 0.7 का प्रोग्रेशन रेट मिलता है, जो काफी ज्यादा कम था। इसके बाद लगातार एक एक करके वहाँ पे जितने भी कीड़े थे उन सभी को हंट करते रहता है बिना रुके हुए, क्योंकि शैडो आई की मदद से उसे यहाँ पे इजिली इनके वीक पॉइंट्स पता चल रहे थे। लेकिन जब ली इसी तरीके से यहाँ पे इजिली उन सभी को टारगेट करते हुए जा रहा था, तभी कोई उसके ऊपर एकदम स्पीड से निकलता है, जिसको ली मुश्किल से ही डॉज कर पाता है। शैडो उसे बताता है कि वो यहाँ पे काफी ज्यादा फुर्ती के साथ में शैडो एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। इससे उसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस तो बढ़ते हैं, लेकिन उसके ब्रेन के ऊपर असर पड़ता है और धीरे धीरे करके वो यहाँ पे बेहोश होने लगेगा। वह पिली को जैसे ही समझ में आ जाता है कि इस बार एनिमी यहाँ पे एक टिड्डा है, तो वो जल्दी से यहाँ पे शैडो ड्रैगन को एक विप के अंदर बदल देता है, यानी कि चाबुक, और इसका इस्तेमाल करते हुए उस टिड्डे को पकड़ लेता है और उसे उठा के नीचे पटक देता है। ये कहते हुए कि कूदने का शौक है ना, लो और ज्यादा कूदो। उसी टाइम पे स्पाइक मारने वाले 3 कीड़े और आ जाते हैं और वो एक साथ ले के ऊपर यहाँ पे अपने डांट के साथ में हमला करते हैं। लेकिन ली इसलिए वहाँ पे शैडो एनर्जी को दोबारा शैडो ड्रैगन के अंदर बदलता है और एक झटके के अंदर ही उन तीनों को काट देता है। इसके बाद वो दोबारा यहाँ पे शैडो विप का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे जितने भी टिड्डे थे उन सभी को एक झटके के अंदर ही पकड़ लेता है, क्योंकि वो शैडो को कैसे भी मोड़ तोड़ सकता है। उसके लिए वेपन या रस्सी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए वो इजीली उन सभी टिड्डे को एक ही बार में पकड़ता है और उन्हें उठा के नीचे पटक देता है, जिससे वो सभी एक झटके के अंदर ही निपट जाते हैं। वह शैडो भी अब धीरे धीरे ली की एबिलिटीज को देख के थोड़ा बहुत इंप्रेस होते हुए जा रहा था। वो आगे से कहता है, ऐसा लगता है कि कोई मिल चुका है जो कि इस पावर के लिए सच में वर्दी है। भले इस्तेमाल करने का तरीका अभी भी पूरी तरीके से खराब है, लेकिन इसके बावजूद आई ऑफ द शैडो की वजह से जो बूस्ट मिला है उसका ये अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा है। सेंसस, रिफ्लेक्सेस, स्ट्रेंथ और ऊपर से शैडो एनर्जी के ऊपर कंट्रोल वो भी एकदम लाजवाब है। वहीं पे हम लोग ली को देखते हैं जो कि लगातार यहाँ पे एनर्जी स्टोन्स को एब्जॉर्ब करते हुए जा रहा था। अब ये 34% तक पहुंच चुका था और शैडो आगे से कहता है कि हर एक गिफ्ट एक कीमत के साथ में आता है। शैडो आई भले यहाँ पे कमाल की है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में मेंटल एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, कंज्यूम करती है। शैडो आई इस्तेमाल करने की यही एक कीमत है जो कि यहाँ पे चुकानी पड़ती है। भले ही शैडो आई अभी भी यहाँ पे ई रैंक की है, लेकिन इसके बावजूद ली के लिए ये बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि उसकी भी रैंक ई ही है। इसलिए ली की बॉडी के ऊपर माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। एक समय के लिए उसका दिमाग एकदम घूमने लगता है और उसे दिखना तक बंद हो जाता है, एकदम धुआं धुआं दिख रहा था उसे। तभी एक बिट ली की पीठ के ऊपर एकदम जबरदस्त स्लैश मारता है। बेसिकली ये भी गुस्सा बाहर निकाल रहे थे ली के ऊपर कि साले तू हमारी मार रहा है तो हम भी मारेंगे, लेकिन ली अभी भी हार नहीं मानता। बेसिकली यहाँ पे वो पूरी तरीके से अपनी बॉडी को फोर्स कर रहा था, ये कहते हुए कि अगर वो यहाँ पे रुक गया तो वो आगे जाके भी बहुत बार रुकेगा। अब ली के पास यहाँ पे सिर्फ 15 घंटे बचे हुए थे, जिसके बाद वो यहाँ पे पोर्टल से बाहर खींच लिया जाएगा और वो कभी भी डे रैंक को हासिल नहीं कर पाएगा। याद है ना, शैडो ने 3 दिन दिए थे, 3 दिन के अंदर उसे यहाँ पे डे रैंक को हासिल करना पड़ेगा, नहीं तो वो उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। ली यहाँ पे अपनी बॉडी को फोर्स करने के लिए कुछ लोगों को याद करता है जिन लोगों ने ली की जिंदगी को जीते जी नर्क बना दिया था। ली इसी बारे में सोचता है कि इन लोगों ने उसके पेरेंट्स की मौत को यहाँ पे कवर अप कर लिया था, अभी तक उसे यहाँ पे सच्चाई के बारे में पता नहीं चला है, तो वो कैसे यहाँ पे हार मान सकता है। इसलिए वो इसी मोटिवेशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे लगातार फाइट करते रहता है और उसके सामने जो भी बीस्ट या फिर इंसेक्ट आता वो लगातार उनके ऊपर शैडो स्लैशेस मारते जाता, अंधाधुन एनर्जी का इस्तेमाल करते जाता और लगातार आगे बढ़ते रहता। देखते ही देखते 15 घंटे 1.5 घंटे के अंदर बदल जाते हैं और उसका प्रोग्रेशन भी अब यहाँ पे 54% तक पहुंच चुका था। इसके बाद कुछ घंटों के बाद में हम लोग ली को दोबारा देखते हैं, जो कि अब यहाँ पे कीड़ों की बॉडीज के ऊपर बैठा हुआ था एकदम आराम से, और इसका प्रोग्रेशन अभी भी सिर्फ 95 तक पहुंचा था। और इन 14 घंटों के लिए ली के अंदर बस एक ही बात चल रही थी कि उसे किसी भी कीमत पे उन कमीनों को यहाँ पे उनकी गलती का एहसास कराना है और उन्हें सजा देनी है और उनसे माफी मंगवानी है। जो उन लोगों ने ली के पेरेंट्स के साथ किया उसकी सजा दिलवानी है और उनसे माफी मंगवानी है। वहीं अब ली के पास अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही मिनट बचे हुए थे और अभी भी वो सिर्फ 55% पे अटका हुआ था। वहीं पे शैडो अपने मन के अंदर सोचता है, तो इंसानों को जो गुस्सा होता है, जो नफरत होती है, वो यहाँ पे शैडो सिस्टम के साथ में काफी अच्छे से मैच खाती है। इंसानों के लिए किसी चीज की नफरत या फिर मोटिवेशन शैडो सिस्टम के लिए शैडो एनर्जी के अंदर बदल जाती है, वो उसे प्रोड्यूस करती है। इसके बाद शैडो यहाँ पे ली को दोबारा याद दिलाता है कि वादा वादा होता है दोस्त, अगर तुमने कंप्लीट नहीं किया तो फिर मजबूरन अब मुझे यहाँ पे तुम्हारी बॉडी तुमसे छीननी पड़ेगी। अभी भी वहाँ पे कई सारे इंसेक्ट
इंसेक्ट बचे हुए थे जो कि लगातार ली की तरफ ही आगे बढ़े जा रहे थे और ली के पास टोटल अब यहाँ पे 15 सेकंड बाकी थे और उसे अभी भी यहाँ पे 4% कंप्लीट करना था। जैसे जैसे सेकंड कंप्लीट होते हुए जा रहे थे अभी भी यहाँ पे लियो को कम से कम 30 या फिर 45 सेकंड लगेंगे पूरी तरीके से कंप्लीट होने में, लेकिन उसके पास सिर्फ 7 सेकंड बचे हैं। इसीलिए ली यहाँ पे कुछ खतरनाक फैसला करने वाला था। शैडो आगे से बताता है कि तुम यहाँ पे एक बार में पूरी शैडो एनर्जी रिलीज करना चाहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड भी कर सकती है। लियो आगे से कहता है कि उसने इस बारे में काफी कुछ सोचा है, अगर उसे ब्रेक थ्रू करना है तो फिर उसे यहाँ पे कुछ भी करना पड़ेगा, वो यहाँ पे अब पीछे मुड़ नहीं सकता है, इसलिए वो सब कुछ दांव पे लगाने को रेडी है। इसलिए जैसे यहाँ पे 1 सेकंड कंप्लीट होने वाला था, लियो उससे पहले ही यहाँ पे एक बार में ही जितनी भी शैडो एनर्जी थी वो एक बार में ही उन सभी इंसेक्ट के ऊपर रिलीज करता है, जिससे वो सभी इंसेक्ट एक झटके के अंदर ही निपट जाते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पे ली अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है और वो सक्सेसफुली री रैंक को अचीव कर लेता है, डी रैंक। हालांकि ये उसके लिए काफी ज्यादा थकाऊ था, उसे झटके के अंदर नींद आने लगती है, लेकिन शैडो उसे कहता है सोन जरा आसपास देखो। इसके बाद ली जब अपने आसपास देखता है तो फिर उसे यहाँ पे वेपन भी मिले थे जो कि ड्रॉप आइटम था। शैडो यहाँ पे ली को बताता है कि ये इंसेक्ट नेस्ट यहाँ पे बिगिनर ट्रायल्स हुआ करती थी उसके लोगों के लिए। ये वेपन यहाँ पे भले ही उन लोगों के लिए नॉर्मल है, लेकिन उनके ह्यूमन वर्ल्ड के हिसाब से ये पक्का ए रैंक का होना चाहिए। ली यहाँ पे शैडो से कहता है कि तुम इस बड़ी सी स्वॉर्ड को तुम यहाँ पे डैगर कह रहे हो, ये ग्रेट स्वॉर्ड है, या फिर तुम्हारे क्लैन के जितने भी लोग हैं वो सभी जायंट हुआ करते थे। इस पे शैडो यहाँ पे ली से कहता है कि उसके शैडो एनर्जी के सामने ये सभी वेपन कुछ भी नहीं है, लेकिन ली शैडो से कहता है कि ये पूरी तरीके से वेस्ट भी नहीं है। जिसके बाद वो उन्हें यहाँ पे शैडो पॉकेट के अंदर रखने लगता है, बेसिकली स्पेस पॉकेट, जहाँ पे वो उन सभी शॉट्स को स्टोर करके रखा है। शैडो से पूछता है कि तुम इन सभी वेपन का करोगे क्या, या किसी और काम के लिए इस्तेमाल करोगे क्या। इस पे ली आगे से बताता है कि बेचूंगा भाई, पेट चलाने के लिए भी तो पैसे लगते हैं ना, पेट में खाना जाएगा तभी तो ताकत आएगी। लेकिन ली आगे से एटीट्यूड दिखाते हुए कहता भी है कि यहाँ पे सिर्फ डी लेवल के ही अवेकनर्स वेपन को सेल कर सकते हैं, उससे पहले कि कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले वो लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हॉल जाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। लेकिन जब ली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाता है तो वो सिर्फ ई लेवल का ही था, अभी भी वो डी रैंक का नहीं बना था। ली आगे से चीखते हुए कहता है कि ये थोड़ी नहीं हो सकता है। जिस पे रिसेप्शनिस्ट यहाँ पे ली से कहती है कि तुम्हारी फिजिकल कंडीशन तो बढ़िया है, लेकिन तुम्हारा जो एनर्जी फ्लक्चुएशन है वो थोड़ा सा बहुत गड़बड़ है यार, इसलिए तुम्हें यहाँ पे ई रैंक का ही टाइटल दिया गया है। और ऊपर से रिकॉर्ड्स ने दिखाया कि तुम एक माइनर हुआ करते थे, इसीलिए ई लेवल का बंदा यहाँ पे सिर्फ 50% की सैलरी ही इंक्रीज करा सकता है, यानी कि ली की सैलरी सिर्फ 50% ही बढ़ी है, अभी भी वो माइनर ही है। मतलब इतने कीड़ों से लड़ने के बावजूद भाई यहाँ पे सिर्फ फावड़ा ही चलाएगा। इसलिए ली यहाँ पे अब शैडो की बेइज्जती कर रहा था, ये कहते हुए तुमने तो एकदम हवा बना के रखा था कि तुम्हारा शैडो सिस्टम एकदम लाजवाब है, वो मुझे ऐसे रैंक, ई रैंक, ट्रिपल एस रैंक, 4S रैंक बना सकता है, ये तो कुछ भी नहीं बना हुआ यार, ई रैंक पे ही तो हूँ। इस पे शैडो आगे से कहता है कि ये तुम्हारे इंसानों की गड़बड़ है यार, तुम लोग यहाँ पे शैडो एनर्जी को अच्छे से डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे, उसमें मेरी क्या गलती है। इस पे लियो आगे से कहता है अनडिटेक्टेबल, यानी कि वो लोग शैडो एनर्जी को अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर सकते, ये तो बढ़िया चीज हुई ना। लेकिन बस एक ही परेशानी है कि यहाँ पे शॉर्ट्स या फिर वेपन्स को सेल करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, लेकिन हर एक जगह की काली बाजार होती है, इसलिए यहाँ पे भी थी, इसको ब्लैक मार्केट बोला गया है और हर एक तरीके के गंदे काम यहाँ पे होते हैं। शैडो आगे से कहता है ये जगह तो शैडो सिस्टम के लिए जन्नत के बराबर होगी भाई। वह पिल्ली जब यहाँ पे वेपन बेचने के लिए आ ही रहा था तो फिर कई सारे लोग यहाँ पे बात करते हुए जा रहे थे और ली को ही देखते जा रहे थे, क्योंकि वो एक माइनर के तौर पे आया है। वह पे शैडो आगे से कहता है कि इंसान काफी ज्यादा अजीब होते हैं यार, अगर तुम कुछ जेम्स को किसी लोहे के ऊपर चिपका दो तो वो उसे डिवाइन गियर कहने लगते हैं। बेसिकली ली यहाँ पे एक शॉट को देख रहा था जिसके ऊपर एक जेम लगा हुआ था जो एनर्जी फ्लक्चुएशन कंट्रोल करता है, वाटर एलिमेंट होगा या फिर फायर एलिमेंट होगा। और वो ली से कहता है कि यार मुझे तुम्हारे लिए कभी कभी बुरा लगता है कि तुम लोग इतनी बेवकूफ दुनिया के अंदर जीते हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें और ज्यादा बेवकूफ समझा जाता है, व्हिच इज ट्रू। ली के बगल में एक बंदा खड़ा था जो कि ली को यहाँ पे जैसे ही देखता है तो वो उसे कुत्ते के तरीके शुशु करने लगता है, ये कहते हुए कि तुम जैसा घटिया माइनर यहाँ पे क्या कर रहा है, दफा हो जाओ अगर तुम कुछ खरीद नहीं सकते हो। इस पे ली उससे कहता है कि तुम इस तरीके से अपने कस्टमर को ट्रीट करते हो क्या, कस्टमर भगवान समान होता है, मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन देता हूँ। ये कभी देखा नहीं नोट के ऊपर। वो बंदा ली को अभी भी सीरियस नहीं ले रहा था, वो उससे कहता है कस्टमर यार तुम्हारे दिखने से तो तुम भिखारी ही लगते हो, पता नहीं अंदर तुम कैसे आ गए, तुम कुछ खरीद भी पाओगे। जिस पे ली आगे से अपनी शॉट को निकालते हुए कहता है कि वो यहाँ पे कुछ खरीदने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए आया है। और उस बंदे से पूछता है देखो और मुझे बताओ कि मेरी ग्रेट शॉट की कीमत क्या रहेगी। अब वो लोग आगे बात कर पाते हैं कि उससे पहले यहाँ पे एक कपल आता है जो कुछ ज्यादा ही मियाँ बीबी हो रखे थे। लड़की का नाम सुकिंग था जो एक नॉर्मल सिविलियन थी और लड़के का नाम जोटिंग था जो कि एक डी लेवल का अवेकनर था। वहीं पे सुकिंग जैसे ही यहाँ पे ली को देखती है तो वो आगे से कहती है ये गंदे लोग कैसे आ रहे हैं भाई, यहाँ पे इतनी ज्यादा बदबू आ रही है इनसे। खैर जो बंदा अभी यहाँ पे ली को मुंह तक नहीं लगा रहा था वो जोटिंग के पैर तक चाटने को रेडी था, ये कहते हुए कि बताइए सर आपको क्या लेने हैं। इस पे जोटिंग आगे से बताता है कि वो एक दूसरी दुनिया के यानी कि डायमेंशन से एक शॉट बेचने के लिए आया है ताकि वो उसे बेच के अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक नई कार खरीद सके। काश मेरी भी गर्लफ्रेंड और वो मेरे लिए PS5 खरीद दे। हाँ बस अपनी कमाई से खरीद के दे, पापा की कमाई से ना दे, पता चले क्रेडिट कार्ड चुरा के उनका मुझे दे दे, कहे बेबी खर्चा करो
मीरा है और पता चले उसका पापा मेरे ऊपर एफआईआर कर दे। खैर वो रिसेप्शन वाला जब यहाँ पे शॉट को चेक करता है तो वो आगे से बताता है कि ये विंड हाउल शॉट है, ये वेपन यहाँ पे अटैक बूस्ट के साथ में आती है, ये पक्का यहाँ पे कम से कम डी लेवल की तो होनी ही चाहिए। लेकिन जो सुकिंग थी वो यहाँ पे ली को जानती थी और वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। अब हमें हल्का सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल दोनों से ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन जब सुकिंग को पता चला कि उसके दोनों पेरेंट्स यहाँ पे हादसे में खत्म हो चुके हैं और ली ने कंपनसेशन नहीं लिया बल्कि यहाँ पे केस कर दिया है और ली पूरी तरीके से कर्जे के अंदर डूब चुका है, तो वो उसे छोड़ के चली गई ये कहते हुए कि तुम बौखला चुके हो, तुम कर्जे में हो, तुम्हारे जैसे लूजर के साथ कोई भी नहीं रहना चाहेगा। और लड़कियों के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बिल्कुल सही बात है। साइकोलॉजी के हिसाब से हाँ, लड़कियां उन्हीं के साथ जाती हैं जो उन्हें यहाँ पे शेल्टर दे सके और उन्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट रख सके। और यही सिस्टम यहाँ पे पैलियोलिथिक पीरियड से चलते आ रहा है, यानी कि आदि मानव के जमाने से। अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे एक अच्छा घर और रहने के लिए अच्छा जीवन प्रोवाइड कर सकते हो, ऑफ कोर्स शी स्टे विद यू। ऑफ कोर्स ड्रम वालों की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल लड़की की बात कर रहा हूँ। जूटिंग यहाँ पे सुकिंग से पूछता है कि तुम इसको जानती हो क्या? इस पे सुकिंग आगे से झूठ बोलते हुए कहती है तो लो क्लास का माइनर है, मैं इसे कैसे जान सकती हूँ? ये पक्का मेरा कोई फैन वैन होगा जो कि मुझे जानता होगा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं बहुत ज्यादा जानी जाती हूँ। अब इसीलिए जूटिंग यहाँ पे ली के ऊपर बरसने लगता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसे बुलाने की? तुम एक दो कौड़ी के लो क्लास के कचड़े हो कचड़े, इसको पता भी नहीं कि उसकी औकात क्या है। इसके बाद जोटिंग अपनी शॉट के साथ में यहाँ पे ली की शॉट के ऊपर हमला कर देता है, ये कहते हुए कि कच्चा लोहा पका लेने से कोई शॉट नहीं बन जाती। जिसके बाद वो ली की शॉट के ऊपर जैसे ही यहाँ पे स्लैश मारता है तो ली की शॉट को तो कुछ भी नहीं होता, बल्कि उल्टा उसकी शॉट के ही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ली उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शॉट एकदम सोने की बनी हुई है, लोहे को मक्खन की तरीके काट सकती है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी शॉट ही असल में एक कूड़ा है। पीछे सुकिंग भी आगे से मजाक मारते हुए कहती है कि तुमने तो कहा था कि ये शॉट यहाँ पे एकदम लोहे को मक्खन के तरीके काट सकती है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा हुई, अब क्या हुआ? तो शूटिंग से ये सब कुछ सहा नहीं जाता है, जिसके बाद वो ली के ऊपर हमला कर देता है, ये कहते हुए कि तुझे क्या पता कि तूने क्या किया है? और वो उसे भाई एकदम मारने के लिए ही हाथे बढ़ा था कि वो उसकी जान ही ले लेगा। लेकिन ली के लिए यहाँ पे शूटिंग के अटैक्स को डॉज करना और उन्हें देखना बहुत ही ज्यादा इजी था। बेसिकली ली के लिए यहाँ पे शूटिंग के अटैक्स को देखना सूर्यवंशम को देखने के बराबर था। हर एक लाइन तुम्हें पता होगी, सोनी मैक्स ने इतनी बार दिखा जो दी है, इसलिए वो इजीली यहाँ पे शूटिंग के जितने भी अटैक्स थे उनको डॉज कर ले रहा था। ले यहाँ पे शूटिंग के 3 अटैक्स को डॉज करता है और काउंटर अटैक नहीं करता हुआ ये कहते हुए कि मत कर लाला मत कर, गंदी तरीके से पिटेगा। लेकिन शूटिंग नहीं मांग रहा था, जिसके बाद वो दोबारा यहाँ पे ली के ऊपर और भी कई बार अटैक करता है, लेकिन ली उन सभी को भी आसानी के साथ डॉज कर लेता है। वो फिर वो मन के अंदर सोचता है कि इसके अटैक तो यहाँ पे इंसेक्ट ट्रायल के अटैक से भी बहुत ज्यादा स्लो है। वो फिर शूटिंग अपने मन के अंदर यही सोच रहा था, ये तो सिर्फ ई रैंक का था ना, वो भी एक माइनर, ये मेरे अटैक्स को इतनी आसानी के साथ कैसे डॉज कर ले रहा है। इसके बाद वो दोबारा यहाँ पे अटैक करता है, लेकिन ली दोबारा उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो इस बार यहाँ पे शैडो एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ के ऊपर शैडो को लपेटता है और उसे उठा के नीचे पटक देता है। ये कहते हुए कि तुम तो एक डॉग हो ना, तुम्हें यहाँ पे उसी के तरीके 4 टांगों पे रेंगते हुए जाना चाहिए। जिसके बाद वो रस्सी को खींचता है और शूटिंग को धड़ाम से मुंह के बल जमीन पे गिरा देता है। और जब वो नीचे गिरता है तो सुकिंग उसकी मदद करने के लिए जाती है और इसी बात का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम तो यार कुत्ते के तरीके सच में घुटने पे ही आ गए। तो शूटिंग को और मूर्छी लगती है और वो दोबारा यहाँ पे हमला करने को आगे बढ़ता है, लेकिन इसी बीच में यहाँ पे ब्लैक मार्केट को चलाने वाला या फिर गैंग लीडर जो भी था वो यहाँ पे आ जाता है और उन लोगों से कहता है रुको। इस बंदे का नाम वैंग है, जो कि यहाँ पे शूटिंग से कहता है कि तुम भले ही मेरे बेस्ट कस्टमर हो, लेकिन इसके बावजूद मेरे स्टोर के सामने इस तरीके से लड़ाई करना थोड़ा सा गलत बात है। वहीं पे सुकिंग ली की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इसने यहाँ पे शूटिंग की कीमती शॉट को तोड़ दिया है, इसलिए यहाँ पे ज़ूटिंग ने यहाँ पे ली के ऊपर हमला किया। वहीं पे वैंग भी यहाँ पे ली को एकदम माइनर ही समझ रहा था। वो आगे से ली से कहता है कि तुम्हारे हाथों में वेपन है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो ज़ूटिंग के वेपन को तोड़ सकता है? ली आगे से साफ कहता है कि उसने पहले हमला किया था, अगर उसकी शॉट यहाँ पे टूट गई इसमें मेरी गलती कहाँ से हुई? जिस पे वैंग यहाँ पे ज़ूटिंग से पूछता है कि बात ये सही है क्या, और वो चुपके से उसके कान में कहता है कि इस बच्चे के हाथों में जो स्वॉर्ड है वो कोई ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, और वो उसे कहता है सेम रूल लाला सेम रूल, पैसे मेरे होंगे माल तुम्हारा होगा। इसके बाद वैंग आगे बढ़ते हुए यहाँ पे शांति का पुजारी बनते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे पीस मेकर के तरीके पीस लाता हूँ, और वो ली से कहता है कि जरा मुझे अपनी शॉट दिखाना जो तुम्हारे हाथों में है। तो वैंग जैसे ही शॉट को अपने हाथों में पकड़ता है तो उसे इतना भारीपन महसूस होता है कि उसे समझ में आ जाता है कि शॉट का वजन 60 से 50 किलो के आसपास होगा, और अगर ली से इतनी आसानी के साथ उठा पा रहा है तो ये पक्का ई रैंक का अवेकनर हो ही नहीं सकता है। तो फिर वैंग यहाँ पे ली से पूछता है कि तुम्हें इस तरीके का वेपन मिला कहाँ से? जिस पे ली आगे से कहता है सार्वजनिक शौचालय में नहीं खड़ा हूँ कि हगने से पहले 5 रुपए देने पड़ेंगे, ये ब्लैक
ब्लैक मार्केट है लाला, तुम कब से यहाँ पे चीजों के बारे में वेरीफाई करने लगे कि माल कहाँ से आया और कहाँ जाएगा। जिस पे वैंग आगे से कहता है कि वो बस थोड़ा सा क्यूरियस है कि उसे ये वेपन मिला कहाँ से। ली को समझ में आ जाता है कि ये लोग उसका टेस्ट ले रहे हैं, तो वो आगे से झूठी कहता है कि माइनर हूँ भाई, फावड़ा चलाता हूँ। तो फावड़ा चलाते चलाते ये शॉट मिल गए तो ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए चला आया। इससे वैंग को यहाँ पे यकीन हो जाता है कि ली सच में यहाँ पे एक लो लेवल का माइनर है और कुछ भी नहीं। इसीलिए वो आगे से झूठ कहते हुए कहता है कि ये शॉट बस एक कचड़ा ही है, इसमें कोई भी यहाँ पे एडिशनल प्रॉपर्टीज नहीं है, इसीलिए इसकी कीमत यहाँ पे सिर्फ कुछ ही डॉलर्स होगी। अगर इसने यहाँ पे जूटिंग की शॉट को ना तोड़ा होता तो फिर इसकी कीमत यहाँ पे 2 मिलियन के आसपास हो सकती थी। और वैंग यहाँ पे ली को ठगते हुए कहता है कि तुम एक माइनर हो, तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही आसान नहीं है, इसलिए मैं ये कचरा तुमसे खरीद लेता हूँ, लेकिन तुमने यहाँ पे जूटिंग की शॉट को तोड़ा है तो फिर तुम्हें 2 मिलियन देने पड़ेंगे, ये सब उसमें कट जाएंगे, जिसके बाद मैं सब कुछ कवर कर लूंगा। और वो ली से कहता है कि ये तुम्हारे लिए बढ़िया डील है, अच्छी लगती है ना सुनने में। इस पे जूटिंग भी आगे से ये कहता है कि वैंग ने अगर ये सब कुछ कह दिया तो फिर वो कुछ भी नहीं करेगा। सुकिंग भी आगे से ये कहती है कि एक माइनर यहाँ पे 2 मिलियन कैसे ला सकता है, इसलिए ली के लिए ये बढ़िया सा ही प्रपोजल हो सकता है कि वो इस शॉट को ऐसे ही बेच दे। इसके बाद जूटिंग आगे से कहता है कि चिंता ना करो, हम लोग इसके ऑर्गन भी बेच सकते हैं उस गाड़ी के लिए, अगर 2 मिलियन काफी नहीं होंगे। ली उन लोगों से कहता है वाओ, तुम लोगों तो मेरी हड्डी बेचने तक का प्लान कर लिया है, बढ़िया अच्छा धंधा है भाई, बढ़िया अच्छा है। और वो उन लोगों से कहता है कि मैंने बोला था लाल अब मत कर ऐसा। इसके बाद वो आगे से यहाँ पे शैडो आइस को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने ये बॉडी पहले ही किसी और को दे दी है। इसके बाद 2-3 गार्ड्स यहाँ पे ली के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ते हैं, ये कहते हुए कि इसके हाथ पैर तोड़ दो। वह पे वैंग पीछे मुड़ के जूटिंग से कह रहा था कि हम लोग चाय पीते हैं ना चल के, जिसके बाद शॉट के बारे में पता करेंगे। तभी इनका एक बंदा इनके बगल से स्यू करके उड़ता है और सीधा दरवाजे में जा घुसता है, और वहीं पे ही बेचारे के दांत टूट के नीचे गिर जाते हैं। वहीं पे वैंग को ऐसा लग रहा था कि ये उसका नहीं बल्कि ली है, इसलिए वो कहता है कि थोड़ा सा देख के मारो यार, अगर इसने कोई सामान वामान तोड़ दिया तो ये पैसे भी नहीं भर पाएगा उसके। लेकिन उसी टाइम पे 2-3 बंदे और इनकी तरफ उड़ते हुए आते हैं, जिनमें से एक तो सीधा जूटिंग के साथ टकराता है और वो धड़ाम से दूर जाके गिरता है। इसके बाद ली उन लोगों से कहता है कि अब आपकी बारी है मोहतरमा। इस पे सुकिंग आगे से कहती है कि माइनर की ये औकात कि वो यहाँ पे एक डी रैंक या वेगनर को धमकी दे। वहीं पे जूटिंग आगे से कहता है कि तुम्हारे पास अच्छी स्किल्स हैं, लेकिन तुम एक लूजर ही हो, 2 सेकंड पहले तो उसे छू तक नहीं पा रहा था गधे, ये फालतू की लाइनें क्या मार रहा है। इसके बाद वो दोबारा यहाँ पे ली के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ता है बिजली की रफ्तार से। ली अपने एक हाथ को ऊपर उठाता है शैडो एनर्जी के साथ में और धड़ाक से पर्दे मारता है उसके मुंह के ऊपर। मैं लिटरली बताऊं, घूसे इतनी जोर के नहीं लगते जितनी थप्पड़ जोर के लगते हैं, क्योंकि वो शरीर के साथ साथ दिमाग दोनों पे असर डालते हैं। थप्पड़ खाने के बाद भी जूटिंग नहीं मानता, वो दोबारा खड़े होते हुए कहता है कि आज तक मेरे बाप ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद वो अपने हाथों में यहाँ पे लाइटिंग एनर्जी को इकट्ठा करता है और ली की तरफ छोड़ देता है। ली आगे से शैडो एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे शील्ड बनाता है और आसानी के साथ उसकी एनर्जी को ब्लॉक कर लेता है। बहुत ज्यादा इजी था उसके लिए इस एनर्जी को ब्लॉक करना बड़ी आसानी के साथ में, जिसको देख के जूटिंग आगे से हैरान होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई इनविजिबल वॉल थोड़ी नहीं है कि तुम उस लाइटनिंग को रोक लो। ली आगे बढ़ते हुए कहता है कि अच्छा, तुम्हारे बाप ने आज तक तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब उसने कभी तुम्हें यहाँ पे कुछ सिखाया ही नहीं, तो फिर अब मुझे उनकी जगह पे तुम्हें अच्छे से कुछ सिखाना पड़ेगा कि जब भी खतरा सामने हो और जब कोई बंदा एकदम शांत हो, उसकी बुरी तरीके से बेइज्जती करने के बावजूद तो तुरंत खिसक लेना चाहिए। इस पे जूटिंग की फटी तो वो आगे से कहता है कि आगे ना आना। तो फिर ली आगे से शैडो रोप का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे जूटिंग को बड़ी आसानी के साथ ही पकड़ लेता है और वो सुकिंग को भी नहीं छोड़ता, ये कहते हुए तुम कहाँ जा रही हो, तुम तो यहीं रुको, जिसके बाद वो उसे भी जकड़ लेता है। और फिर जूटिंग को अब जाके एहसास हुआ था कि यहाँ पे ली कोई ई रैंक का माइनर वाइनर नहीं है, वो असल में ए या फिर सी रैंक का कोई असेंडर यानी कि अवेकनर है। ली आगे से कहता है गलत सोच रहा हो यार, मैं अभी भी माइनर हूँ, लोग मान ही नहीं रहे, अभी भी फावड़ा चलाना पड़ता है पेट पालने के लिए। इसके बाद ली दोबारा अपने हाथ को ऊपर उठा लेता है थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन तभी जूटिंग आगे से जवान चलाते हुए कहता है कि वो ब्लैक पैंथर गैंग का मेंबर है, अगर वो यहाँ पे जूटिंग को छुएगा तो फिर उसका भाई उसके साथ आएगा और उसे खत्म कर देगा। ली आगे से सीरियस हो जाता है, ये कहते हुए लोन शार्क, ब्लैक पैंथर गैंग, इनके साथ तो मेरा पुराना हिसाब किताब है। इसके बाद वो थप्पड़ जो धीरे से मारने वाला था उनकी स्पीड वो दुगनी कर देता और थड़ा थप्पड़ मारते रहता है। तुम क्यों चीख रही हो यार, तुम्हें तो उसने छुआ भी नहीं अभी तक, सिर्फ बांध के ही रखा है। 10-15 थप्पड़ मारने के बाद ली के साय से मन भर जाता है, तो वो जूटिंग के ऊपर आराम से एक लात मारता है और जूटिंग उड़ते हुए दरवाजे में जा घुसता है। वहीं पे भाई का खर्चा बढ़ चुका था, अब इसे हॉस्पिटल में 2-3 दिन रहने पड़ेंगे। वहीं पे ली उन लोगों से कहता है कि मुझे इस दुनिया में किसी से नफरत है तो साला लोन शार्क से है, पैसे के लिए जो पैसा तो देते हैं लेकिन बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं, उन्हें लोन शार्क कहा जाता है। अब उसी टाइम पे वैंग पीछे से भाई शॉट लेके ली के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, तो ली पीछे मुड़ के उसके ऊपर चीख के बस इतना ही कहता है दफा हो जाओ, तो वो धड़ाम से दूर जाके गिरता है। खैर इसके बाद यहाँ पे जूटिंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है, तो जूटिंग की फटी वो आगे से कहता है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसके पास 1 लाख रुपए हैं, अगर वो चाहे तो वो उसे यहीं पे ही दे सकता है, यहीं पे ही दोस्त बन जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं जो भी यहाँ पे हुआ। ली उसे कहता है अच्छा, तो तुम्हारी चमड़ी की कीमत यहाँ पे सिर्फ 1 लाख युवान है, मतलब कि मैं इसमें तो तुम्हें 2-3 थप्पड़ मार ही सकता हूँ या फिर 2000 थप्पड़ मार सकता हूँ। तो जूटिंग आगे से कीमत बढ़ाता है, वो 5 लाख करता
कहता है, लेकिन ली अभी भी नहीं मानता। तो जोटिंग और ज्यादा कीमत बढ़ाता है, वो 1 मिलियन कर देता है। ये कहते हुए कि बस ना मारो मुझे थप्पड़। ली उसे कहता है कि तुम ब्याज देने वालों को ज्यादा ब्याज देना पसंद है ना, चलो इसी चीज को तुम्हारे ऊपर अप्लाई करते हैं। अभी के जो 50 थप्पड़ तुमने खाए वो सिर्फ ब्याज थे, अब असली कीमत बताओ कि वो कितनी थी। इस पे जोटिंग आगे से 50% का दाम लगाते हुए कहता है कि ये लो 5 मिलियन, ये थी असली कीमत। इसके अंदर जो भी है वो तुम्हारा है, यही सब कुछ मेरे पास ही है। वह पे ली जैसे ही एनजी ग्रुप का वीआईपी कार्ड देखता है तो वो मन के अंदर सोचता है कि ये उन लोगों में से एक है जो कि यहाँ पे एनजी ग्रुप के लिए डेप्ट यानी कि पैसा कलेक्ट करते हैं, और जोटिंग उन्हीं कुछ लोगों में से एक है जो कि यहाँ पे ली को फोर्स किए थे माइन के अंदर काम करने के लिए। इससे ली को समझ में आ जाता है कि जोटिंग यहाँ पे सच में एक सांप को उसके होल से बाहर निकाल सकता है, यानी कि असली शिकार को इसका ली शिकार करना चाहता है। इसलिए ली यहाँ पे जोटिंग को छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो जोटिंग को छोड़ेगा तो जोटिंग एक ताकतवर मुर्गा उसके पास लेके आएगा। इसीलिए वो यहाँ पे पैसों को रख लेता है और जोटिंग को छोड़ देता है, ये कहते हुए कि वैसे भी तुम लोगों के गैंग ने मुझे कुछ सालों के अंदर बहुत ज्यादा पैसे ऐंठे हैं, तो मैं तुमसे ले लेता हूँ उन पैसों के बदले में। इसके बाद जोटिंग आगे बढ़ती है और वो जोटिंग को सहारा देते हुए कहती है कि आप ठीक तो हो, लेकिन जोटिंग उसी के ऊपर बरस जाता है, ये कहते हुए अगर तुमने सही से कहा होता कि वो एक माइनर नहीं है तो फिर हम लोगों के साथ ये कभी भी ना होता और मैं इस तरीके से फंसता नहीं, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने मान लिया कि वो भी एक माइनर है और उसके साथ भिड़ गया। इसके बाद वो वही चीज करता है जिसके बारे में ली ने और हमने सोचा था। ये अपने एक पावरफुल बंदे को कॉल लगाता है, ये कहते हुए कि मेरा पैसा हजूलना सॉरी हजम करना इतना भी आसान नहीं है, 10 लग जाएंगे, तुम मत देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके बाद वो किसी एक बंदे को फोन लगाता है जिसका नाम पैंथर था और यही ब्लैक पैंथर गैंग का लीडर है। ये जोटिंग से पूछता है बताओ भाई क्या हुआ है। तो जोटिंग उसे बताता है ब्रदर पैंथर किसी ने मेरे पैसे ले लिए हैं और वो मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है, जो तोहफा आपने मुझे दिया था मैं चाहता हूँ कि आप पूरी ब्लैक पैंथर गैंग को लें और उसे डिस्ट्रॉय कर दें। जिसपे पैंथर आगे से कहता है कि हाँ भाई मुझे उसकी फोटो भेजो, बाकी मैं सब कुछ देख लूंगा। वो भी पैंथर के साथ में एक और बंदा था जो कि आगे से कहता है कि हमने सारा माल इकट्ठा कर लिया है, लेकिन बाकी लोगों के साथ में क्या करें। जिसपे पैंथर आगे से कहता है कि कोई बचा था क्या। जिसपे दूसरा बंदा आगे से कहता है कोई भी नहीं बचा था। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने थ्रेड्स यानी कि जालों को खींचता है और पीछे जितने भी बचे कुछ लोग थे उनके यहाँ पे सलाद की तरीके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद वो उसी बंदे को यहाँ पे ऑर्डर देता है कि यहाँ पे जोटिंग को कोई परेशानी हुई है, वो इन्फॉर्मेशन भेजने वाला है, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और जाके जोटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करो। इसके बाद हम लोग ली को देखते हैं जो कि शायद से एक गिल्ड या फिर एक ऐसी जगह पे गया हुआ था जहाँ पे मिशन चूज किए जाते हैं। वहाँ का मैनेजर या फिर असिस्टेंट ली से पूछता है कि क्या वो उसकी कोई मदद कर सकता है। ली उसको बताता है कि वो एक ई रैंक का अवेकनर है और वो यहाँ पे कोई मिशन ढूंढ रहा है जो उसके लिए सुटेबल हो। तो फिर वहाँ पे जो बाकी अवेकनर्स थे वो यहाँ पे ली को हल्के में लेने लगते हैं, ये कहते हुए ये ई रैंक का एक ट्रैश है और यहाँ पे आया है कोई मिशन ढूंढने के लिए। यहाँ पे लोएस्ट रैंक के मिशन या डी रैंक से शुरू होते हैं, अगर ये उन्हें चूज करेगा तो ये सिर्फ यहाँ पे खुद को खतरे में ही डालने की कोशिश करेगा। इसीलिए वो असिस्टेंट यहाँ पे ली से कहता है कि तुम बाहर जाके इंतजार कर सकते हो, अगर किसी को यहाँ पे तुम्हारी जरूरत होगी तो वो आके तुम्हें पिक कर लेगा, और वैसे भी यहाँ पे तुम्हारे हिसाब से कोई भी मिशन नहीं है। वहाँ पे बाकी लोग यहाँ पे ली को कचड़ा ही कहे जा रहे थे, लेकिन ली को कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसके बैंक अकाउंट के अंदर इतनी समय यहाँ पे 50 लाख पड़े हुए थे। वो आगे से कहता है कि हरामियों से कुछ तो साला मैंने कुछ छीना, कंजों से सालों से। खैर वो लोग यहाँ पे ली का मजाक उड़ा ही रहे थे कि तभी यहाँ पे कोई पावरफुल बंदा आता है तो उसके प्रेशर की वजह से ये लोग नीचे झुक जाते हैं और एकदम बैठने लगते हैं घुटनों पे। क्योंकि ये प्रेशर कुछ ज्यादा इंटेंस था, उन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये पक्का कोई कम से कम बी रैंक का होना ही चाहिए। बी रैंक इस तरीके का ऑरा और प्रेशर रिलीज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग उस कैरेक्टर को देखते हैं जिसके अंदर से बी रैंक का ऑरा निकल रहा था और ये फीमेल कैरेक्टर थी और हमारी मेन लीड। वह पिल्ली को यहाँ पे उस प्रेशर से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बड़े आराम से खड़ा हुआ था। वो मन के अंदर सोचता है कि बी रैंक का यहाँ पे इवॉल्वर क्या करने के लिए आया होगा। वह पिल्ली आगे से शैडो आइज को एक्टिवेट करता है तो फिर उससे पता चलता है कि यहाँ पे जो फीमेल लीड है उसके अंदर से जो निकलता हुआ ऑरा है वो भले ही पावरफुल है, लेकिन उसके पास कोई खास पावर नहीं है। वो एक नॉर्मल सी अमीर बाप की लड़की ही लग रही है, एकदम कोमल मखमल प्यारी। वह पिल्ली को उस लड़की के अंदर से निकलता हुआ कोई भी किलिंग इंटेंट या फिर मर्डरस ऑरा महसूस नहीं हो रहा था। वो मन के अंदर सोचती है कि ये कुछ छुपा तो रही है गुरु, इतना ज्यादा भौकाल मचाने की जरूरत नहीं अगर तुम कुछ छुपाते हो तो। फीमेल लीड के साथ में जो एक लड़का था वो उन लोगों से पूछता है कि उन्हें यहाँ पे एक डी रैंक अवेकनर की जरूरत है जो एक माइनर के तौर पे काम किया हो तो वो भी चलेगा, अगर किसी को दिलचस्पी है तो वो हमारे साथ काम कर सकता है। वहीं पे सभी लोगों का ध्यान अब यहाँ पे ली के ऊपर जाता है जो कि यहाँ पे बी रैंक के ऑरा से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुआ था। वो बड़े आराम से खड़ा हुआ था, बल्कि सभी लोगों के पैर यहाँ पे कांपने लगे थे और वो अपने घुटनों पे आ चुके थे। जिससे ली को समझ में आ जाता है कि ऐसा लगता है कि वो उन्हीं लोगों के साथ जाने वाला है। वहीं पे फीमेल लीड की नजर भी यहाँ पे ली के ऊपर पड़ती है और उसे भी समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ एक माइनर है, लेकिन इसके बावजूद उसके बी रैंक के ऑरा से उसे कुछ भी नहीं हो रहा है। वहीं पे यहाँ का जो मैनेजर था वो यहाँ पे उस लड़की से कहता है कि देखो अगर तुम्हें कोई डी रैंक का अवेकनर चाहिए तो फिर हमारे पास कई सारे लोग हैं, तुम उनमें से किसी एक को चूज कर सकती हो। लेकिन वो लड़की यहाँ पे ली की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि उसे ली चाहिए और कोई भी नहीं। वो मैनेजर आगे से बताता भी है कि वो अभी तक यहाँ पे आया भी नहीं और न ही उसने अभी तक रजिस्टर किया है, वो एक ई
रैंक का माइनर है बस, और ना ही वो अभी तक लाइन में लगा है। यहाँ के कुछ रूल्स हैं, लेकिन वो लड़की आगे से कहती है कि जब वहाँ खड़ी होती है वहीं से ही वो रूल्स शुरू हो जाते हैं। अगर उसे वो लड़का चाहिए तो फिर वो लेके ही रहेगी। इसके बाद वो लोग ली को चूज करते हैं और उसे लेके यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट उस डंजन का होता है जहाँ पे इन लोगों को ले जाया जाने वाला था। हम लोग वहाँ पे एक मिनोटोर को देखते हैं जिनके ऊपर जैसे ही हमला करने वाला था। तो फिर हम लोग एक ब्रैड नाम के बंदे को देखते हैं जो एक बांसुरी बजाना शुरू करता है। तो उसकी बांसुरी की धुन की वजह से वहाँ पे जितने भी मिनोटोर थे वो सभी मधुर हो जाते हैं और कोई भी उनके ऊपर अटैक नहीं करते हैं। बेसिकली वो यहाँ पे इन्हें कंट्रोल कर सकता था अपनी बांसुरी की मदद से, और बाकी जितने भी लोग थे वो भी टीम वर्क का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे थे और जितने भी मिनोटोर थे उन्हें एलिमिनेट कर रहे थे। वह पिली अपने मन के अंदर सोचता है कि इनका टीम वर्क काफी ज्यादा अच्छा है और सब कुछ आराम से जा रहा है, और ऊपर से यहाँ पे एक बी रैंक का अवेकनर भी है, तो फिर सब कुछ स्मूथली जाएगा। लेकिन जब वो जैसे ही यहाँ पे शैडो आई को एक्टिवेट करता है तो फिर उसे पता चलता है कि मिनोटोर केव के नीचे एक और गड्ढा है, जिसके नीचे लगातार यहाँ पे एक एक करके मिनोटोर भरे पड़े ही हैं। शैडो बाहर निकलता है और वो ली से कहता है कि तुम्हारी शैडो आई सेकंड स्टेज पे होने के बावजूद काफी ज्यादा बढ़िया से काम कर रही है कि तुम इतनी दूर तक भी देख पा रहे हो, जबकि एक बी रैंक का कल्टीवेटर भी ये सब कुछ नहीं देख पा रहा। ली भी अपने मन के अंदर यही सोचता है कि ये लड़की यार इसे तो सेंस कर लेना चाहिए, ये एक बी रैंक की अवेकनर है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये सेंस ना की हो या फिर किसी रीजन की वजह से ये कुछ छुपा रही है। वह पे बैड यहाँ पे उस लड़की से कहता है कि उन लोगों को जिस क्रिस्टल की तलाश है वो अंदर है, और वो उस लड़की से कहता है कि तुम अंदर जाओ, मैं यहीं पे इंतजार करता हूँ। इसलिए वो लड़की यहाँ पे ली से कहती है कि तुम मेरे साथ चलोगे। वह पे ली और भी ज्यादा हैरान होता है कि इसे पता है कि अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा है, लेकिन इसके बावजूद ये मुझे ले चल रही है, सबसे कमजोर को यहाँ पर से। वह पे ली जैसे जैसे और भी गहराई में जाता जा रहा था तो फिर उसे मिनोटॉर्स का ऑरा महसूस होते जा रहा था जो खतरे की घंटी बजा रहा था। लेकिन उस लड़की को अभी तक कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बड़े आराम से बैठी हुई थी और चलते हुए जा रही थी। वो मन के अंदर सोचता है कि ये सच में यहाँ पे नाटक कर रही है या फिर ये सच में इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसे यहाँ पे इस एनर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तभी अचानक से नीचे की जमीन टूटती है जिससे ली और वो लड़की दोनों नीचे जाके गिरते हैं, और वो जैसे ही नीचे उतरते हैं तो फिर इनके सामने एक डी रैंक का मिनोटोर खड़ा हुआ था जो कि इनको घूरते हुए देख रहा था और डायरेक्ट इनके ऊपर अपने वेपन से हमला कर देता है। तो फिर वो लड़की भी अपने वेपन को बाहर निकालने लगती है, ऐसा ली को लगता है। वो इसी बारे में सोच रहा था कि चलो ये कुछ तो करने वाली है, लेकिन हम लोग इस लड़की के चेहरे को देखते हैं तो ये घबराई हुई थी, जिसके बाद ये ली के पीछे छुप जाती है और उससे कहती है कि तुम पहले हमला करो, मैं तुम्हें कवर दूंगी। ली उसे कहता है कैसी बात कर रहे हो यार, मैं एक माइनर हूँ ई रैंक का, तुम तो बी रैंक की हो ना, तुम कुछ करो कि मुझे कुछ करना चाहिए। जिस पे वो लड़की और भी ज्यादा घबरा जाती है, जिसके बाद वो सीधा नीचे घुटनों पे ही बैठ जाते हैं और ली से रिक्वेस्ट करने लगती है कि बस मुझे ऐसे बाहर ले चलो, और उसे कुछ भी नहीं चाहिए। ली उसे कहता है कि तुम बी रैंक पे हो और मैं नहीं, मैं एक ई रैंक का माइनर हूँ और कुछ भी नहीं, तुम्हें लगता है कि मैं ये सब चीजें हैंडल भी कर पाऊंगा। और ली चाहता तो मदद कर सकता था, लेकिन उसे यहाँ पे सिर्फ एक माइनर के ही पैसे मिले हैं, तो फिर वो यहाँ पे उतने पैसों में अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाले। लेकिन तभी वो लड़की ली से कहती है अगर वो उसकी मदद करेगा तो फिर वो उसे 1 मिलियन युवान देगी, बस वो उसे यहाँ से बाहर ले जाए बिना कुछ हुए। तो फिर ली जैसे ही पैसों का नाम सुनता है तो वो उस लड़की से कहता है पक्का पैसे दोगी ना। इस पे वो लड़की आगे से कहती है हाँ यार पैसे दे दूंगी मैं तुम्हें। तो फिर ली आगे से पैसों के लिए यहाँ पे ये काम करने के लिए राजी हो जाता है और उसे कहता है कि चुपचाप कोने में छुप जाओ जब तक मैं इनका काम खत्म करके आता हूँ। इसके बाद ली बड़ी स्टाइल से अपने डैगर को बाहर निकालता है और मिनोटोर्स की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पे एक फनी चीज होती है कि वो मिनोटोर यहाँ पे ली को इग्नोर करते हुए डायरेक्ट उस लड़की की तरफ ही आगे हमला करते हुए जा रहे थे। ली कहता है मेरे पैसे हैं यार, तुम कहाँ उनके पीछे जा रहे हो। लेकिन तभी उस लड़की के ऊपर से एक बैरियर एक्टिवेट होता है जो कि यहाँ पे एक एनर्जी फील्ड बना देता है, जिससे जैसे ही वो मिनोटोर टकराते हैं तो वो दूर जाके गिरते हैं। ली आगे से कहता है चलो कम से कम डर के मारे ये कुछ कर तो रही है, मुझे लगा कि चुपचाप बैठी ही रहेगी। तभी एक दूसरा मिनोटोर उस लड़की के ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, तो ली जल्दी से अपनी शॉट को बाहर निकालता है और उस मिनोटोर के ऊपर हमला करके उसे पीछे ढकेल देता है। इसके बाद ली उस लड़की का नाम लेते हुए कहता है कि मिस किन आप तो कुछ ज्यादा ही डरावनी है, मुझे लगा आप कुछ भी नहीं करेंगी, लेकिन अचानक से आपने जो एनर्जी फील्ड बनाई वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। और ली को ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पे मिस किन उसकी मदद करेंगी फाइट करने में, लेकिन वो डर के यहाँ से भाग जाती है कहते हुए कि तुम संभालो बाकी को, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो फिर ली को अकेले ही यहाँ पे जितने मिनोटोर थे उनका सामना करना पड़ता है। वो आगे से कहता है कि इसके बिना भी मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। फिर हम लोग किन को देखते हैं जो कि जान बचाते हुए भागते हुए जा रही थी, लेकिन तभी उसके पीछे एक दूसरा मिनोटोर आ जाता है। वह फिर वो चैन की सांस ले ही रही थी, तभी वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे मिनोटोर दिखाई देता है, तो वो डर के मारे दीवार से चिपक जाती है। तभी वो मिनोटोर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो ली अपने मन के अंदर सोचता है कि जब इसके पास यहाँ पे फाइट बैक करने के लिए कोई वेपन है या फिर कोई तरीका है तो फिर इसे इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है। जिसके बाद हम लोग किन को देखते हैं और उसके हाथ के ऊपर एक ब्रेसलेट था जो कि शायद से प्रोटेक्टिव गियर था, और वो जैसे अपने हाथ को ऊपर नीचे करती है तो वो गियर एक्टिवेट हो जाता है और एक एनर्जी शील्ड वहां पे बन जाती है, जिससे मिनोटोर टकरा के दूर जाके गिरता है। लेकिन बस इसी के साथ ही वो प्रोटेक्टिव गियर यहीं पे ही टूट जाता है और ली को समझ में आ जाता है कि इसीलिए ये अभी तक अटैक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इसके जितने भी स्ट्रेंथ थे वो सभी इस प्रोटेक्टिव गियर से आ रही थी, न कि ये इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ थी। इसके बाद ली किन से पूछता है कि तुम एक नॉन कॉम्बैक्ट टाइप अवेकनर हो ना, जिसपे किन आगे से बताती है हाँ वो एक नॉन कॉम्बैक्ट टाइप अवेकनर है। वह पे किन ली से कहती है कि तुम्हें ये छुपाना पड़ेगा, ये बात तुम्हें सीक्रेट रखनी पड़ेगी,
जब हम लोग बाहर जाएंगे। ली उसे कहता है इसके अलग से पैसे लगेंगे। जिसके बाद ली यहाँ पे किन से पूछ ही लेता है, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये सभी मिनटोर मुझे छोड़ के तुम्हें ही टारगेट क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब हमें अगले ही पल मिल जाता है, क्योंकि ली जैसे ही यहाँ पे शैडो आई के सेकंड लेवल को एक्टिवेट करता है तो फिर उसे यहाँ पे एक बंदे का प्रेजेंस दिखाई देता है जो कि बांसुरी बजाते हुए इन सभी मिनाटोर को कंट्रोल कर रहा था। ली को समझ में आ जाता है कि उस बांसुरी की धुन की वजह से एक एनर्जी फ्लक्चुएशन हो रहा है, जिससे ये सभी मिनाटोर कंट्रोल किए जा रहे हैं। तभी दूसरा मिनाटोर यहाँ पे दोबारा किन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, तो जल्दी से ली आगे बढ़ता है और उसे डिफेंड करता है। धीरे धीरे करके यहाँ पे जितने भी मिनाटोर थे वो सभी इकट्ठा होने लगते हैं और ली के लिए अब अकेले यहाँ पे फाइट करना और प्रोटेक्ट करना दोनों मुश्किल होते जा रहा था। वहीं पे अगर किन छुप भी जाए तो भी यहाँ पे मिनाटोर उसे ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि उन्हें कंट्रोल किया जा रहा था। इसलिए ली के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो यहाँ पे उस बंदे को टारगेट करे जो कि इन सभी मिनाटोर को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए वो आगे से यहाँ पे शैडो चेन्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी मिनाटोर को एक जगह पे कंट्रोल कर लेता है और उन्हें बांध देता है। वहीं पे वो जानबूझ के थोड़ा सा तेज आवाज में कह रहा था कि तुमने यहाँ पे अपने दोनों प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल कर लिया है और तुम ऊपर से एक नॉन कॉम्बैट टाइप अवेकनर हो, इसलिए तुम्हें छुप जाना चाहिए ताकि तुम्हारे ऊपर कोई हमला न करे। किन भी थोड़ा सा हैरान होकर पूछती है कि तुम इतना जोर से ये सब कुछ क्यों कह रहे हो, और तभी उसके पीछे वो बंदा आ जाता है जो कि उन सभी मिनाटोर को कंट्रोल कर रहा था। इसलिए ली ने यहाँ पे इतनी जोर से बोला था ताकि वो बंदा अपनी शकल तो दिखाए। उसे जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पे किन सी इन के पास कोई भी प्रोटेक्टिव गियर नहीं है, तो वो पर्सनली यहाँ पे उसका खेल खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है और छुरा निकाल के उसे जैसे ही खत्म करने वाला था तो ली जल्दी से पीछे मुड़ता है और शॉट का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ को उससे अलग कर देता है। और हमें पता चलता है कि इन सभी मिनाटोर को कंट्रोल करने वाला और कोई नहीं, असल में ब्रैड ही था, जो कि यहाँ पे किन की टीम का एक अटैकर था। जिसके बाद ली यहाँ पे किन को बताता है कि ये वही बंदा है जो कि तुम्हारे साथ आया था और यही यहाँ पे इन सभी मिनाटोर्स को कंप्लीट करके तुम्हारे ऊपर हमला करवा रहा था। जिस पे ब्रैड अभी भी यहाँ पे ली को हल्के ही में ले रहा था। वो आगे से कहता है कि मुझे एक हमाइंडर ने पकड़ लिया, ये काफी ज्यादा बुरी बात है, ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही केयरलेस हो गया था। जिसके बाद वो अपने ट्रम्प कार्ड को इस्तेमाल करते हुए उन लोगों से कहता है लेकिन ये ना सोचना कि तुम लोग यहाँ पे जीत चुके हो। इसके बाद उसने यहाँ पे जितने भी मिनाटोर्स को कंप्लीट किया था वो उन सभी की एनर्जी धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करने लगता है और उन लोगों से बताता है कि मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कंट्रोल टाइप अवेकनेस की असली ताकत क्या होती है। ब्रैड जैसे ही वहाँ पे जितने मिनाटोर थे उन सभी की ऑरा को अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो धीरे धीरे करके यहाँ पे खुद में एक मिनाटोर के अंदर बदल जाता है, जिसका लेवल यहाँ पे सी था। साथ ही में वहाँ की जमीन भी चिटकने लगती है और नीचे से लावा निकलने लगता है। वहीं पे ली को हल्का हल्का सा डर लगने लगता है, क्योंकि वो डी क्लास के साथ तो लड़ सकता है लेकिन सी क्लास के सामने वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा। इसके बाद हम लोग ब्रैड को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे सी क्लास का लावा मिनाटोर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन दोनों के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ता है। वो सबसे पहले उनके ऊपर अपने हाथ से यहाँ पे हमला करता है, तो ली आगे से शैडो एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन अटैक फोर्स कुछ ज्यादा ही थी, वो दोनों खिसकते हुए दूर जाके गिरते हैं। वहीं ली की जो शैडो एनर्जी शील्ड थी वो एक झटके के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। ली ने जितना सोचा था सी लेवल की स्ट्रेंथ उससे ज्यादा है, वहीं पे वो भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन मिनाटोर अभी भी नहीं रुक रहा था, वो लगातार उनके ऊपर हमला करते रहता है। तो ली जल्दी से किन का हाथ पकड़ता है और उसे भगाते हुए यहाँ से ले जाने लगता है, ये कहते हुए कि रुकना नहीं, भागते रहो। लेकिन तब तक मिनाटोर की जो कुल्हाड़ी थी वो यहाँ पे किन के पास पहुंच चुकी थी, इसलिए ली को यहाँ पे शैडो एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मिनाटोर को एक जगह पर रोकना पड़ता है ताकि वो दोबारा अटैक ना कर सके, और तब तक ली यहाँ पे किन को लेके दूर चला आता है। इसके बाद यहाँ पे किन को लेके एक भूलभुलैया के पास आ जाता है और उससे कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक भूलभुलैया है, लगातार आगे बढ़ती रहो और पीछे मुड़ के ना आना। किन उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ नहीं आओगे क्या, तो ली उससे कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगा तो फिर उस मिनाटोर को रोकेगा कौन और तुम्हारे लिए भागने के लिए समय कौन निकालेगा। भागते हुए जाओ और कहीं पे छुप जाओ, जैसे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें ढूंढते हुए आ जाऊंगा। आखिरकार तुम मेरे लिए यार $1 मिलियन का खजाना जो हो यार, तुम ही तो पैसा दोगी मुझे। जिसके बाद हम लोग मिनाटोर को देखते हैं जो कि यहाँ पे किन को ढूंढ रहा था। उसे टाइम पे ली उसके पीछे से निकलता है और उससे पूछता है किसी को ढूंढ रहे हो क्या, तो वो जैसे ही यहाँ पे ली को देखता है तो तुरंत उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है, ये कहते हुए कि किन कहाँ पे है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे जैसे ही कुल्हाड़ी जमीन के साथ टकराती है तब तक ली वहां से हट चुका था और इजीली उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जिसके बाद ली उसके पैर के ऊपर यहाँ पे स्लैश मारते हुए कहता है कि गेस करो वो कहाँ पे होगी। लेकिन जब ली यहाँ पे मिनाटोर के ऊपर स्लैश मारता है तो फिर उसे पता चलता है कि वो शॉट के साथ में भी यहाँ पे उसके ऊपर एक खरोच तक नहीं मार पा रहा। ब्रैड उसके ऊपर हंसते हुए कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक चाकू के साथ में पत्थर को काट सकते हो। इसके बाद वो दोबारा ली के ऊपर हमला करता है तो ली जल्दी से वहां से हट के उसे डॉज कर लेता है। ली को समझ में आ जाता है कि वो जहाँ पे खड़ा है वो पूरी तरीके से लावा से घिरा हुआ है, थोड़ी सी गलती से वो यहाँ पे लावा के अंदर जल भी सकता है, इसलिए वो तुरंत यहाँ से भाग लेता है, यही सोचते हुए कि उसे यहाँ पे ब्रैड को थोड़ा सा खुले एरिया में लेके आना पड़ेगा तभी वो सही से अटैक कर सकता है। इसलिए वो भागते हुए यहाँ पे ब्रैड को भूलभुलैया के अंदर ले आता है, तो ब्रैड उसके पीछे भागते हुए कहता है भाग के जा कहाँ पे रहे हो। वहीं पे आगे से शैडो आई को एक्टिवेट करता है और उसके वीक पॉइंट के बारे में चेक करने लगता है, तो फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पे ब्रैड का वीक पॉइंट उसकी पीठ के
पीछे है। इसलिए ली जल्दी से वहां से टेलीपोर्ट करता है और डायरेक्ट उसकी पीठ के पीछे आके वहां पे जोरदार स्लैश मारने की कोशिश करता है। तो ब्रैड जल्दी से अपनी बॉडी को यहाँ पे चेंज करता है और पोजीशन चेंज करते हुए उसे कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पे मेरे वीक पॉइंट के ऊपर इतनी आसानी के साथ हमला कर पाओगे? तो इसके बाद वो अपने हाथ को घुमा के यहाँ पे ली के ऊपर एक जोरदार स्लैश मारता है, जिससे ली उड़ते हुए दूर जाके गिरता है और एक दीवार के अंदर घुस जाता है। वह पे ली की 2 हड्डियां टूट चुकी थी, लेकिन वो अभी भी यहाँ पे लड़ने के बारे में ही सोच रहा था। जिसके बाद मिनाटोर दोबारा उसके ऊपर हमला करने को आगे बढ़ता है। तो ली आगे से यहाँ पे शैडो एनर्जी को विप्स के अंदर बदलता है और लगातार स्लैशेस मारते रहता है। इसी फिराक में शायद से वो यहाँ पे मिनाटोर को हल्का फुल्का घायल कर दे, लेकिन यहाँ पे मिनाटोर को कुछ भी नहीं होता और मिनाटोर दोबारा ली के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि तुम्हारा ये घटिया मेटल मुझे यहाँ पे सिर्फ गुदगुदी कर रहा है, कोई भी अटैक वटैक काम नहीं करेगा मेरे ऊपर। इसके बाद वो दोबारा ली के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करता है, लेकिन ली दोबारा उसे डॉज कर लेता और मौका ही मिलते वो उसकी पीठ के पीछे जाता और उसके वीक पॉइंट के ऊपर स्लैश मारने की कोशिश करता। लेकिन तभी ली को यहाँ पे एक और सरप्राइज मिलता है, क्योंकि उसकी पीठ के पीछे एक वैक्यूम टाइप में था और ब्रैड जल्दी से उससे वहां पे स्टीम को रिलीज करता है, जिससे ली उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। और ये स्टीम इतनी ज्यादा गर्म थी, यानी कि भाप इतनी ज्यादा गर्म थी कि ली को यहाँ पे शैडो एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है उसे ब्लॉक करने के लिए। ली उसे कहता है कि जितना मैंने सोचा था मुझसे कई गुना ज्यादा बुद्धिमान हो, तुम्हें अपने वीक पॉइंट्स को यहाँ पे अच्छे से प्रोटेक्ट करना आता है। ब्रैड उससे कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें वीक पॉइंट के बारे में कैसे पता चला, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम चाह के भी मेरे वीक पॉइंट के ऊपर कोई भी स्लैश या फिर अटैक नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां से निकलने वाली स्टीम का टेम्परेचर यहाँ पे 2000 सेल्सियस है। अगर तुम मुझे बता देते हो कि किम कहाँ पे है तो फिर शायद से मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूं। इस पे ली आगे से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों के ऊपर भरोसा करूंगा जो खुद के टीममेट्स को धोखा देता है और अपने ही घर वालों को बेच के खा जाए? इस पे ब्रैड आगे से चीखते हुए कहता है कि तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता कि आगे जो तुम्हारे साथ होगा तुमने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद वो गुस्से में यहाँ पे ली के ऊपर अंधाधुन अटैक करने लगता है, लेकिन ली हर एक अटैक्स को इजिली यहाँ पे डॉज करते हुए जा रहा था। तो फिर ली आगे से शैडो एनर्जी को दोबारा मैनिपुलेट करते हुए यहाँ पे शैडो चेन डैगर को अंदर बदल देता है। बेसिकली आगे एक ब्लेड रहेगी और पीछे चेन से वो बंधी हुई होगी, जिसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे ब्रैड के ऊपर दोबारा अटैक करता है। तो ब्रैड उसे इजिली डॉज कर लेता है, लेकिन ली दोबारा यहाँ पे शैडो को मैनिपुलेट करते हुए जो उसने चेन ब्लेड बनाई थी उसको वो यहाँ पे डार्ट्स के अंदर बदल देता है। बेसिकली तीर तरीके जो कि पीछे आके घूम के डायरेक्ट यहाँ पे ब्रैड के वीक पॉइंट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और उसके वीक पॉइंट में जाके हिट कर जाते हैं। लेकिन परेशानी ये भी थी कि वो जैसे ही वीक पॉइंट के साथ टकराते हैं तो वो बेचारे जल के वहीं पे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ब्रैड दोबारा ली के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने बोला था कि ये पूरी तरीके से यूजलेस है। ली दोबारा यहाँ पे उस कुल्हाड़ी को डॉज करता है और इजिली दूर हट जाता है। वह पीले के लिए ब्रैड की बॉडी का टेम्परेचर सर दर्द बनते हुए जा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर उसकी शैडो एनर्जी यहाँ पे खत्म हो जाएगी और ना चाहते हुए उसे यहाँ पे अपनी बॉडी शैडो को देनी पड़ेगी। लेकिन ली ऐसा करना नहीं चाहता था, जिसके बाद वो तेजी के साथ में यहाँ पे ब्रैड के ऊपर चढ़ने लगता है, ये कहते हुए कि वो शैडो को भी अपनी दोबारा बॉडी कंट्रोल करने नहीं देगा। जिसके बाद वो दोबारा यहाँ पे शैडो स्पीयर को बनाता है और दोबारा वीक पॉइंट के ऊपर हमला करते हुए यही सोचता है अगर वो यहाँ पे ब्रैड को खत्म कर देता है तो फिर सी रैंक को मारने के बदले में जो उसे यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे वो काफी ज्यादा हाई रहेंगे। यही सोचते वो डायरेक्ट यहाँ पे उसके वीक पॉइंट की तरफ डाइव लगा देता है स्पीयर को आगे करके, या तो वो बचेगा या फिर वो ब्रेक थ्रू करेगा। इसके बाद वो शैडो एनर्जी को लगातार यहाँ पे कंटिन्यूअस बढ़ाते रहता है, जिससे वो डायरेक्ट वीक पॉइंट के साथ टकराती है और इस बार यहाँ पे उसकी शैडो एनर्जी डिस्पेयर नहीं होती और वो डायरेक्ट यहाँ पे ब्रैड के वीक पॉइंट से हिट खाती है, जिससे ब्रैड की एच पे एकदम लो हो जाती है। लेकिन इस वजह से उसका बजर का रेज यहाँ पे ट्रिगर्ड हो जाता है, जिससे उसकी अटैक पावर, क्रिटिकल हिट रेट और स्पीड यहाँ पे 200% से बढ़ जाती है। इसके बाद जब वो अपनी स्टीम को रिलीज करता है तो स्टीम इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो सीधा ली से टकराती है और ली उड़ते हुए दूर जाके गिरता है और एक चट्टान से जा घुस जाता है। जिसके बाद वो ली की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 2 कौड़ी का माइनर उसे इस हद तक यहाँ पे पुश कर देगा कि उसे यहाँ पे बजर का मोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन इन सभी चीजों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब ये सब कुछ यहीं पे ही अंत होने वाला है। लेकिन उसी टाइम पे ली को भी महसूस होता है कि उसकी बॉडी के अंदर शैडो एनर्जी लगातार बढ़ते हुए ही जा रही है। वो शैडो से पूछता है कि उसे यहाँ पे शैडो एनर्जी इतनी जल्दी से और इतनी अचानक से ताकतवर क्यों फील होने लगी कि उसकी वो बॉडी के अंदर भरी हुई है। इस पे शैडो बाहर निकलता है और वो ली को बताता है कि ये शैडो एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर हमेशा से थी, बस तुम्हें यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कमजोर थे, इसलिए तुम इस शैडो एनर्जी का इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पा रहे थे और तुम कभी इसका इस्तेमाल भी न कर पाते अगर तुम्हें यहाँ पे एक्सट्रीम हीट का सामना न करना पड़ता। गलती से ही, लेकिन तुमने यहाँ पे जैकपॉट हिट कर दिया है और तुमने शैडो एनर्जी की नई फॉर्म को अनलॉक कर लिया है। हमें इस नई एबिलिटी के बारे में बताया जाता है जिसका नाम शैडो इनहैंसमेंट था। इसके जरिए ली की बॉडी यहाँ पे अपने आप ही हील होने लगेगी और उसका स्टेमिना भी बढ़ते रहेगा। ली यहाँ पे शैडो से पूछता है इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी यहाँ पे अपने आप ही हील होते रहेगी, तो शैडो उसे बताता है कि ये हीलिंग से कई गुना ज्यादा है। अभी तो ये सिर्फ बेसिक लेवल पे है, आगे तो इसे अपडेट करो। वहाँ पे मिनाटोर को भी समझ में आ जाता है कि ली की जितनी भी चोटें हैं अब वो यहाँ पे हील होने लगी हैं और ऊपर से ली का जो ऑरा है वो पहले से और भी ज्यादा घना होते जा रहा है। इसके बाद वो ली के ऊपर हमला करते हुए यही सोचता है अगर उसने यहाँ पे ली को और भी ज्यादा थोड़ा सा जिंदा रहने दिया तो उसके लिए मुसीबत बढ़ सकती है। वो दोबारा ली के ऊपर कुल्हाड़ी से अटैक करता है, पर हमेशा की
की तरह ली इस बार भी उसके अटैक को इजिली डॉज कर लेता है। इसको देख के यहाँ पे ब्रैड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि रेज मोड की वजह से उसकी स्पीड 200 गुना बढ़ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद ली यहाँ पे उसके अटैक्स को इजिली डॉज कर पा रहा है। और एक सेकंड के लिए ब्रैड सच में सोचने लगता है कि ये सच में ई रैंक का अवेकनर ही है ना। जिसके बाद वो गुस्से में बौखला जाता है और इस पूरी जगह को लावा से भर देता है, ये कहते हुए कि अब मैं ये पूरी जगह ही लावा के अंदर बदल दूंगा, फिर तुम कहां से भागोगे। इसके बाद देखते ही देखते उस पूरी जगह के अंदर लावा भरने लगता है, लेकिन ली को उस लावा की गर्मी से घंटा कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसकी बॉडी अपने आप ही उसके सभी इंजरीज को यहाँ पे हील करते हुए जा रही थी। ली आगे से कहता है शैडो इनहेंसमेंट कुछ ज्यादा ही कमाल की चीज है यार, ये सिर्फ बेसिक लेवल पे है लेकिन इसके बावजूद इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, पता नहीं जब ये टॉप लेवल पे होगी तो क्या कारनामा दिखाएगी। इसके बाद वो ब्रैड की फिरकी लेते हुए कहता है बॉयलर बॉय तुम्हारी गर्मी कुछ ज्यादा ही कम है, इसे थोड़ा सा और तेज करो। इसको देख के ब्रैड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम इस टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव कर पाओ। ली आगे से कहता है कि तुम अपनी आंखों से यहाँ पे कोई मुजरा नहीं देख रहे, मुझे ही देख रहे हो, तुम आराम से तुम्हारे लावा के ऊपर खड़ा और चिल कर रहा हूँ। जिसके बाद वो शैडो डैगर को बाहर निकालता है और उसकी तरफ करते हुए कहता है कि अब मेरी बारी है। जिसके बाद ली मीनाटोर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो सबसे पहले उसके यहाँ पे हाथ को टारगेट बनाता है और जैसे ही वो यहाँ पे उसके हाथों के ऊपर स्लैसेस मारना शुरू करता है तो वो उसके हाथों को यहाँ पे मक्खन के तरीके काटे दे रहा था, क्योंकि शैडो एनहांसमेंट की वजह से उसका डिफेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड सब कुछ यहाँ पे 200% से इंक्रीज हो चुका था। इसको देख के तो यहाँ पे बार्ड भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये कैसे हुआ। जिसके बाद वो जल्दी से पीछे घूमता है और ली के ऊपर हमला करते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तो ली जल्दी से दोनों हाथों में डैगर को लेता है और यहाँ पे शैडो एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरीके एक चार्जर अटैक करता है। बेसिकली जो उसके अंदर एनर्जी थी उसको वो सामने की तरफ रिलीज करता है तो वो उसके हाथ को, तो वो ब्रैड के हाथ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। ये भी शैडो एनहांसमेंट की एक एबिलिटी थी और इसी तरीके से ब्रैड के दोनों हाथ यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो फिर उसे लावा की मदद लेनी पड़ती है, जिससे वो यहाँ पे अपने दोनों हाथों को दोबारा रिजनरेट कर लेता है। जिसके बाद वो हंसते हुए कहता है कि जब तक उसके पास यहाँ पे लावा है तो फिर वो इन्फिनाइट तरीके से यहाँ पे रिजनरेट कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। और वो ली के ऊपर हंसते हुए कहता है कि उसके सभी अटैक्स यहाँ पे पूरी तरीके से यूजलेस हैं। ली उसे कहता है इन्फिनाइट रीजनरेशन, यहाँ पे सेल को भी डिवाइड होने के लिए एनर्जी लगती है, इस दुनिया में सब कुछ एनर्जी पे चलता है। इसके बाद वो शैडो आई को एक्टिवेट करता है और उसे पता चलता है कि ब्रैड की एनर्जी धीरे धीरे करके यहाँ पे खत्म होती जा रही है, लेकिन इस बात का अंदाजा यहाँ पे ब्रैड को बिल्कुल भी नहीं था। जिसके बाद वो दोबारा अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और ली के ऊपर हमला कर देता है। ली दोबारा शैडो ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे उसके हाथों के ऊपर अटैक करता है और उन्हें दोबारा डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन ब्रैड दोबारा लावा की मदद से उन्हें रिजनरेट करते रहता है और ये साइकिल 2-3 बार तक ऐसे ही चलता रहता है और 5वीं या 6वीं बार में जाके यहाँ पे ब्रैड का जो रिजनरेशन था वो रुक जाता है। उसका रिजनरेशन होता तो है लेकिन उसके हाथों का साइज एकदम छोटा हो चुका था, इंसानों के हाथों के बराबर। ब्रैड को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है तो ली उसे बताता है कि ये तुम्हारी एनर्जी की लिमिट है, जितनी ज्यादा एनर्जी तुम कंज्यूम करोगे उतनी ज्यादा यहाँ पे तुम्हारी रिजनरेशन स्पीड कम होगी और उसका साइज भी कम होगा। इसके बाद ली ब्रैड से कहता है कि अब तुम सरेंडर कर दो, यही तुम्हारे पास एक चांस है। हमेशा की तरह ब्रैड को जैसा ही पता चलता है कि ली अब उसकी बचाने वाला है तो वो आगे से कहता है कि हम दोनों के बीच में कोई भी झगड़ा वगड़ा नहीं और ना ही कोई पुरानी रंजिश है, इसलिए इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। ली उससे कहता है कि अब तक हम लोग क्या भाई खो खो खेल रहे थे क्या, जो हमारे बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, और ऊपर से यहाँ पे किन ने मुझे पैसे दिए हैं, अगर मैं उसे सेव रखूंगा तो वो मुझे 1 मिलियन रुपीज देगी। जिसमें ब्रैड आगे से कहता है कि पैसों की प्रॉब्लम है क्या, अगर तुम मुझे किंग दे देते हो तो फिर हम लोग जैसे ही सिटी के अंदर जाएंगे तो फिर मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा। ली उससे कहता है कि मैंने ये बात पहले भी बोली थी और अभी भी लूंगा, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, जो अपने टीममेट्स को ही बेच दे और अपने घर वालों को ही बेच के खा जाए, मैं उसके ऊपर भरोसा कैसे करूं। इस बात का क्या सबूत है, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगा तो फिर तुम अपने लोगों को लेके मुझे ऊपर बदला लेने के लिए वापस नहीं आओगे। इस पे ब्रैड आगे से कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि वो ऐसे लोगों में से नहीं है जो यहाँ पे अपने वादे को तोड़े। धोखा दे सकता है लेकिन वादे को नहीं तोड़ेगा। जिस पे लिए आगे से उसके ऑफर को मना कर देता है, ये कहते हुए कि मैं अगर मैं यहाँ पे किन को तुम्हारे हवाले कर दूंगा तो फिर मैं यहाँ पे किन सी इनके फादर किन साओसैंग को नाराज कर सकता हूँ और उन्हें पक्का यहाँ पे इस बात के ऊपर दिलचस्पी होगी कि उनकी बेटी को यहाँ पे कौन हर्ट करना चाहता था, और ऊपर से अगर मैं यहाँ पे किन सी इन को बचा लेता हूँ तो फिर मैं यहाँ पे किन साओसैंग की बेटी को बचा रहा हूँ, जिससे मुझे यहाँ पे उससे भी बहुत बड़ा फेवर मिलेगा जो कि 5 मिलियन से भी कई गुना ज्यादा है। वह ब्रैड जैसे यहाँ पे ली का प्लान सुनता है तो वो मन के अंदर सोचता है अगर वो यहाँ पे साओसैंग के हाथों के अंदर फंस जाता है तो फिर वो मरेगा तो मरेगा ही, लेकिन उसकी फैमिली को भी नहीं छोड़ा जाएगा, उसकी फैमिली का भी नाम बीच में आ जाएगा। जिसके बाद वो अपने पास से किसी तरीके का क्रिस्टल बाहर निकालता है और उसे तोड़ते हुए ली से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे ब्लेम ना करना जो मैं करने वाला हूँ। शैडो उस क्रिस्टल को तुरंत देखते ही पहचान जाता है और वो मन के अंदर सोचता है कि इसके हाथों
हाथों में गेट ऑफ द अदरवर्ल्ड फ्रेगमेंट क्या कर रहा है। वहीं पे शैडो हम लोगों को बताता है कि अगर ये फ्रेगमेंट यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर इस अबाया सनी की डंजन का जो बाहरी दुनिया के साथ कनेक्शन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और पोर्टल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, जिससे ये लोग हमेशा के लिए यहीं पे ही फंस जाएंगे और कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। शैडो ये वाली बात ली को बताता है तो ली भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ब्रैड उससे कहता है कि तुम्हें ने मुझे ये सब कुछ करने में मजबूर किया है। लेकिन ली पलक झपकते उसके हाथों से वो फ्रेगमेंट ले लेता है और उड़ते वहां से गायब हो जाता है। इसको देख के ब्रैड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, भाई तुझे तुरंत तोड़ देना चाहिए था, दिखाना नहीं चाहिए था। इसके बाद ली पलक झपकते हैं यहाँ पे उसके वीक पॉइंट की तरफ आगे बढ़ता है और वहाँ पे एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे ब्रैड का वीक पॉइंट बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है और क्रिटिकल हिट पड़ने की वजह से धीरे धीरे करके उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। इसके बाद ब्रैड वहीं पे ही दम तोड़ देता है और उसकी बॉडी से क्रिस्टल बाहर निकलता है, जिसको ली यहाँ पे अपनी शैडो एनर्जी के लिए एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका यहाँ पे शैडो आई अनलिमिटेड शैडो आई के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे वो गुफा भी ढहने लगती है। शैडो उसे बताता है कि यहाँ पे लावा मिनाटोर खत्म हो चुका है तो फिर उसकी एनर्जी भी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, इसलिए धीरे धीरे करके ये बीस्ट अबायस अब यहाँ पे कोलैप्स कर जाएगी, हमें बाहर निकल लेना चाहिए। इसके बाद अगले सीन अबायस बीस्ट के बाहर का होता है जहाँ पे सभी लोग बाहर आ चुके थे और यहाँ पे किन्सी इन के जो बाकी टीममेट्स थे उन्हें पता ही नहीं था कि ब्रैड ने इन्हें धोखा दिया है। किन्सी इन को देखते हैं जो कि यहाँ पे ली को शुक्रिया कह रहे थे उसकी मदद करने के लिए और उसे कहती है उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ली यहाँ पे कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये रैंक के मुकाबले में, और वो साथ में उसे ऑफर भी देती है कि तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हो, लॉन्गमैन थर्ड स्ट्रीट को। उसके फादर उसे यहाँ पे बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि वो एक पावरफुल बंदा है। ली उसे कहता है कि वो अभी के लिए किसी भी फोर्स को यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेगा और वो किन से ये भी कहता है कि वादा करो कि तुम मेरी एबिलिटीज के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे और उसे सीक्रेट ही रखोगी। किन उसे कहती है कि ये बात उन दोनों के बीच में ही रहेगी, जिसके बाद वो अपने वादे को पूरा करते हुए ली को यहाँ पे 10 लाख रुपए देती है, विच इज इक्वल टू 1 मिलियन। ली उसको थैंक यू कहता है और उसे कुछ और भी काम था, जिसके बाद वो अपने पास से यहाँ पे वो लंबी वाली शॉर्ट बाहर निकालता है जो उसे इंसेक्ट अवायस के अंदर से मिली थी और वो किन से कहता है कि ये शॉर्ट तुम जरा लॉन्गमैन थर्ड स्ट्रीट लेके जाओ और मुझे बताओ कि ये कितने की बिकेगी, क्या तुम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं पे किन जैसे ही शॉर्ट को चेक करती है तो वो बताती है कि शॉर्ट के अंदर कोई भी एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं है, लेकिन मटेरियल वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। मैं इसे अपने साथ लेके जाती हूँ और जैसे ही मुझे पता चलेगा कि ये कितने की बिकेगी तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। इसके बाद ली वहां से चला जाता है ये कहते हुए कि उसे यहाँ पे उसके मैसेज का इंतजार रहेगा। वहीं ली को समझ में आ जाता है कि ये अच्छा फैसला था कि उसने यहाँ पे किन को ये सारे वेपन्स दिखा दिए, क्योंकि उसे वेपन्स के बारे में अच्छी जानकारी है और वो इनकी कीमत अच्छे से लगाएगी। लेकिन अगर वो यहाँ पे बॉस वैंग या फिर ब्लैक मार्केट की तरह हरामी पना दिखाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसे यहाँ पे 1 मिलियन पहले ही मिल चुके हैं। इसके बाद हम लोग ली को उसके अपार्टमेंट के अंदर देखते हैं और उसके हाथों में हम लोग उसी फ्रेगमेंट को देखते हैं और वो शैडो से पूछता है कि फ्रेगमेंट ऑफ द अदर वर्ल्ड गेट इसका क्या मतलब है, क्या ये सच में इतना ज्यादा जरूरी है। इस पे शैडो उससे कहता है अगर तुम यहाँ पे इन फ्रेगमेंट का इस्तेमाल करो और अगर तुम इन फ्रेगमेंट को इकट्ठा कर लेते हो तो फिर मैं यहाँ पे तुम्हारी पावर को ऐसा रैंक या फिर उससे ऊपर भी पहुंचा सकता हूँ। ली उस फ्रेगमेंट को देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है ऐसा रैंक। वहीं पे शैडो उस फ्रेगमेंट को देखते हुए यही सोच रहा था अगर फ्रेगमेंट यहाँ पे दोबारा आपस में मिलने लगे और रिपेयर होने लगे हैं तो फिर कहीं इन सभी चीजों के पीछे उन्हीं लोगों का हाथ तो नहीं, वो लोग कहीं दोबारा एक्टिवेट तो नहीं हो गए, कोई पुरानी रेंजेस रही होगी जो आगे हमें पता चलेगी। लेकिन शैडो को इतना जरूर समझ में आ जाता है कि उसे यहाँ पे अपनी रिकवरी स्पीड को आगे बढ़ाना पड़ेगी और ली यहाँ पे इन सभी चीजों की चाबी है जो यहाँ पे उसे इन सभी चीजों से छुटकारा दिलाएगी, क्योंकि एक दिन शैडो और ली को यहाँ पे उन सभी लोगों से फाइट करनी पड़ेगी जिनको इंसान अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं। वहीं पे शैडो अपने मन के अंदर सोचता है क्या मुझे इस बेवकूफ बच्चे को अभी इन सभी चीजों के बारे में बता देना चाहिए या फिर ये कुछ ज्यादा ही जल्दी होगा, कहीं ये डर के मारे पैंट न गीली कर दे। इसे पहले स्ट्रॉन्ग बनाते हैं जिसके बाद इसे इस बारे में बताएंगे। इसके बाद हमें ली का स्टेटस दिखाया जाता है जो कि एक डी रैंक का इवॉल्वर था। इसके पास एबिलिटीज यहाँ पे शैडो नॉलेज बेस था, शैडो मॉर्फिंग था यानी कि वेपन के अंदर चेंज कर देना, अल्टीमेट शैडो आई था एंड शैडो इनहांसमेंट था बेसिक लेवल पे। जिसके बाद हम लोग ली को देखते हैं जो कि एनजे ग्रुप के ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहा था। उसे पता चलता है कि यहाँ पे बी क्लास के एक अवेकनर और सी क्लास के 3 अवेकनर्स हैं। साथ में यहाँ पे कई सारे ए क्लास के अवेकनर्स और डी क्लास के भी, जो कि यहाँ पे एक एरिया को लॉकडाउन कर दिए हैं किसी माइनिंग एक्सीडेंट की वजह से। ली को समझ में आ जाता है कि उसकी अभी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा लो है कि वो यहाँ पे अपनी पेरेंट्स की मौत के ऊपर से पर्दाफाश कर सके कि पीछे का असली राज क्या है। वहीं पे शैडो ली से पूछता है कि ये सिर्फ ई क्लास की डायमेंशनल लिफ्ट है, इसके अंदर ऐसे कौन सी खास बात है जिसके लिए इसे पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है और इतने सभी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। ली आगे से बताता है कि उसके पेरेंट्स की मौत की सच्चाई इसी लिफ्ट के अंदर छुपी हुई है। जिसके बाद हमें थोड़ा सा और पता चलता है कि ली के पेरेंट्स की जब मौत हुई थी तो फिर उसे यहाँ पे 2 लाख रुपए दिए गए थे कंपनसेशन के तौर पे एनजी ग्रुप से। वो लोग ली से कहते हैं कि ये पैसे लो और चुप्पे से एक्सीडेंट डेथ के ऊपर साइन करो और यहाँ से निकल जाओ। ली अभी भी वहां से नहीं जाता है तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट था वो आगे से कहता है और पैसे चाहिए क्या, तो ली आगे से साफ कहता है कि उसे पैसे नहीं सच्चाई जाननी है। इस पे प्रेसिडेंट आगे से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारे पेरेंट्स और कई सारे माइनर्स की मौत वहीं पे ही हो चुकी थी। लेकिन ली आगे से चीखते हुए कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, उसके पेरेंट्स यहाँ पे दोनों ए सी क्लास के अवेकनर्स थे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी छोटे मोटे एक्सीडेंट के अंदर
मारे जाएं। और वो चीखते हुए कहता है कि उसे यहाँ पे डायमेंशनल रिफ्ट के अंदर जाने दिया जाए और चेक करके आने दिया जाए। जिस पे वहाँ का गार्ड आगे से उसे संभालते हुए कहता है कि बच्चे वो जगह पूरी तरीके से रायत जोन के अंदर बदल चुकी है, यहाँ तक कि सी क्लास के अवेकनर भी अंदर जाके मारे जा सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें जाने देंगे? ली आगे से चीखते हुए कहता है कि यहाँ पे वो सभी ई क्लास का रायत जोन है। एक लाइन का रायत जोन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है कि वहाँ पे सी क्लास के लोग मारे जाएं। वो आगे से चीखते हुए कहता है भले उनके ऊपर अटैक हुआ हो, लेकिन वो लोग वहाँ से जिंदा वापस आ सकते थे। इसके बाद वो लोग ली के ऊपर हाथ उठाने ही वाले थे कि उससे पहले ही वहाँ पे एक और बंदा आता है। इसका नाम निंग डोंग हाउ है और ये एनजी ग्रुप का चेयरमैन है और एक क्लास का अवेकनर। जिसके बाद वो प्रेसिडेंट को उंगली करते हुए कहता है कि मैंने कहा था विक्टिम्स की फैमिली को अच्छे से कंसोल करना, इस तरीके से तुम इन्हें यहाँ पे कंसोल कर रहे हो। जिसके बाद वो ली को पैसे देते हुए कहता है कि ये पैसे रखो, ये ज्यादा तो नहीं है लेकिन अभी के लिए तुम्हारी सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। ली आगे से कहता है कि उसे पैसे नहीं सच्चाई जाननी है। जिस पे चेयरमैन आगे से कहता है ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे और तुम्हें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे। ली को शुरुआत में लगा था कि ये उसके लिए भगवान का दूध बन के आया है और ये उसकी मदद करेगा सच्चाई जानने में, लेकिन सच्चाई तो छोड़ो, उन लोगों ने यहाँ पे उसके पेरेंट्स को ही चोर बना दिया और जो भी लोगों की मौत हुई थी उन सभी का जिम्मेदार उसके पेरेंट्स को ही बना दिया गया। और ऊपर से ली के ऊपर जो कर्ज वाला बवाल हुआ था ये भी चेयरमैन ने ही डाला था ताकि ली कभी दोबारा यहाँ पे इन्वेस्टिगेट वाली बवाल करने के लिए आ ही न सके। सैडो आगे से कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी सदी में रहते हो या फिर तुम्हारी रेस कौन सी है, अगर तुम्हारे पास पावर नहीं है तो फिर तुम्हें हमेशा के लिए दबा दिया ही जाएगा। और वोली से कहता है इस तरीके से फालतू में समय बर्बाद करने से अच्छा हम लोग यहाँ पे फ्रेगमेंट्स को क्यों नहीं ढूंढते हैं जिससे हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे बढ़ा सकेंगे। और अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ होगी तो फिर तुम डायरेक्ट ही यहाँ पे सो कॉल्ड सच्चाई को जान सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी के साथ में। इस पे लिए अपने मन के अंदर सोचता है कि जैसे कि मुझे ये पता ही नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारी सो कॉल्ड शैडो एनर्जी की वजह से यहाँ पे मेरी असली स्ट्रेंथ डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही और मुझे यहाँ पे ई क्लास का माइनर ही समझा जा रहा है। अगर मैं हमेशा के लिए यहाँ पे इसी तरीके से फंसा रहा तो फिर मैं कभी भी यहाँ पे सच्चाई के बारे में पता नहीं लगा पाऊंगा। जिसके बाद ली दोबारा इसी तरीके से उल्टा सीधा सवाल सोचने लगता है कि अगर ये मेरी मदद करना चाहता है तो ये मुझसे फ्रेगमेंट क्यों कलेक्ट करवा रहा है ताकि ये मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर सके, लेकिन ये मेरी मदद भी कर रहा है पावर अप करने में, ये अच्छा है या फिर बुरा? और भी इसी तरीके के फालतू के सवाल जिनको देख के शैडो बौखला जाता है। वो आगे से कहता है बस करो यार, अगर मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई भी पोटेंशियल ना देखा होता तो फिर मैं तुम्हें कभी चूज ही ना करता और तुम्हें कभी परेशान ही ना करता। ली उसे कहता है कि मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं, तुम इतने ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो? और ली दोबारा अपने मन के अंदर सोचता है देखो 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 कैसे बौखला रहा है गुस्से के अंदर, ये बौखला तो नहीं गया, मेंटल असाइलम जाना ही पड़ेगा लगता है। अब उसी टाइम पे ली के पास यहाँ पे एक इन्विटेशन आता है जो कि एक मिशन के लिए था। इसके बाद हम लोग ली को एक केमिकल जोन के सामने देखते हैं जो कि डी क्लास रायत जोन था। वह भी ली जैसे रिफ्ट के सामने जाता है तो फिर उसकी मुलाकात एक बंदे से हो जाती है जो कि अंकल हाउ थे। ली उन्हें पहले से ही जानता था। ली उनसे पूछता है कि आप भी इस मिशन को ज्वाइन करने वाले हैं क्या? जिस पे अंकल हाउ आगे से कहते हैं कि हाँ वो भी इस मिशन को ज्वाइन करने वाले हैं। और वो ली से कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, जब से तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था तब से 5 साल हो चुके हैं। अब उसी टाइम पे यहाँ पे 3-4 लोग आते हैं जो कि आगे से कहते हैं कि हम आधे घंटे से यहाँ पे सिर्फ एक माइनर का इंतजार कर रहे थे, वो भी 2 कौड़ी के माइनर का। इसके बाद हमें यहाँ पे 3 या फिर 4 डी क्लास के अवेकनर्स के बारे में बताया जाता है जो कि यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं, मिशन के लिए है भाई। इनके नाम जान के क्या ही करोगे, आके इनकी फील्डिंग सेट होने वाली है। लेकिन ये लोग यहाँ पे ली और हाउ को कुछ ज्यादा भाव नहीं दे रहे थे। उसे कहते हैं कि जल्दी से मिशन को शुरू करो इससे पहले कि हमारा दिमाग खराब हो जाए। जिस पे रिफ्ट को मैनेज करने वाला मैनेजर उन लोगों को बताता है कि डी क्लास मिशन यहाँ पे ऐसे शुरू होगा कि उन लोगों को यहाँ पे एक आइस क्रिस्टल को ढूंढना है और साथ ही में 6 किलोग्राम यहाँ पे सैंपल के तौर पे लेके आना है। ली को महसूस होता है कि यहाँ पे 4 सी क्लास के अवेकनर आए हुए हैं सिर्फ एक डी क्लास के रायत जोन के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। ली को उनके अंदर से यहाँ पे एक ब्लड लस्ट ऑरा भी महसूस हो रहा था जो कि कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं निकाल सकता है। ये चारों सी क्लास के अवेकनर मशीनरी थे, यानी कि फ्री में काम करते हैं, सॉरी पैसों के लिए काम करते हैं। ली को साथ ही में यहाँ पे एक और बंदे का ऑरा महसूस हो रहा था जो कि सी क्लास का है, लेकिन वो यहाँ पे पास में नहीं, थोड़ा सा दूर है। जिसके बाद हम लोग उस बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पे बाहर से इन लोगों के ऊपर नजर रखे हुए था और ये आगे से कहता है कि उसके सारे खिलौने यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, अब शिकार शुरू किया जा सकता है। हमें पता चलता है कि इसका नाम ब्लड लेपर्ड है जो कि यहाँ पे ब्लैक लेपर्ड गैंग का सेकंड इन कमांड है। जिसके बाद हम इन सभी को यहाँ पे रिफ्ट के अंदर देखते हैं जहाँ पे अंकल ली से पूछते हैं क्या तुम्हें प्रोटेक्टिव सूट पहनने की जरूरत नहीं है। ली आगे से बताता है कि वो अवेकन कर चुका है तो फिर उसे यहाँ पे इतने रेडिएशन से कुछ भी नहीं होगा। वह ये तीनों जो मशीनरी थे वो यहाँ पे ली की कह के ले रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, ये कहते हुए कि अपने मुंह पे थोड़ा संभाल के रखो, ये कचौड़ा का सरदाज है तभी तो यहाँ पे अवेकन हो चुका और लेकिन सिर्फ ई रैंक पे ही अटका हुआ है। वही पे अंकल हाउ ली से कहते हैं कि उनके ऊपर ध्यान ना दो। ली आगे से कहता है कि उनके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ। वही ली को पता था कि इनकी फील्डिंग सेट हो चुकी है, अब इन्हें कुछ पता भी नहीं है, इतनी देर से कोई इनका पीछा कर रहा है, इन्हें पता तक नहीं चला। वहीं पे वो ब्लड लेपर्ड यानी कि किलर से कहता है कि यार तुम कितना ज्यादा होल्ड बैक करोगे, शुरू करो ना अपना काम, या फिर 2-3 घंटों तक चलाते ही रहोगे हमें। वो पीछे मुड़ के चारों मशीनरीज की तरफ देखता है तो इन लोगों को अभी तक पता ही नहीं चला था कि कोई इनका पीछा कर रहा है। वो मन के अंदर सोचता है कि इन्हें सच में पता नहीं चला या फिर कोई इनका कोई और प्लान
प्लान है। वह पे वो मशीनरी इन दोनों से कह रहे थे कि पैरों को थोड़ा तेज चलाओ या फिर 2 घंटे यहीं पे ही बिताने हैं, जिसपे अंकल हाउ ली से कहते हैं कि थोड़ा तेज चलो। वह पिल्ली को ये बढ़िया प्लान लगता है कि वो यहाँ पे इसी बात का बहाना बना के थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है और तब तक किलर इनके साथ खेल लेगा। इसलिए वो जल्दी से अंकल हाउ का हाथ पकड़ता है और भागते हुए आगे जाने लगता है। वह पे उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ये लोग उसे देख ही नहीं पाते। वो मशीनरी आगे से कहते हैं कि एक माइनर की स्पीड इतनी ज्यादा होनी चाहिए क्या। वह पे वो उनसे रुकने को कहते हैं, लेकिन दूसरा मशीनरी आगे से कह देता है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो हमसे दूर जाएंगे तो आखिर में मारे ही जाएंगे। वह पे ब्लड लेपर्ड अपने मन के अंदर सोचता है कि वो भाग गए, अब यहाँ पे सिर्फ 3 ही मशीनरी बचे हुए थे और उसे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने खतरे को भाप लिया होगा, इसलिए वो तुरंत यहाँ से कट लिए। लेकिन ब्लड लेपर्ड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि 3 अभी यहाँ पे बचे हुए ही थे, जिनका वो आसानी के साथ थोड़ा सा शिकार कर सकता है। इसके बाद इन मशीनरीज को भी थोड़ा बहुत एहसास होता है कि इस मिशन के साथ सच में तो कोई गड़बड़ है, कोई इनके ऊपर लगातार नजर बनाए हुए है। इस पे इनका लीडर आगे से कहता है कि ज्यादा सोचो नहीं, ये बस एक डी रैंक का मिशन है और कुछ भी नहीं, हम तीनों ही काफी होंगे इसे हैंडल करने के लिए। उसी टाइम पे इन लोगों को अपने आसपास हलचल महसूस होने लगती है और तभी हम लोग देखते हैं कि एक पत्ती 2 हिस्सों में कट जाती है। और जब ये लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि हमें थोड़ा सा और ध्यान रखना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए, उसी पल इनके एक साथी के ऊपर हमला होता है और उसको यहाँ पे ब्लड पैंथर अपने जालों के अंदर जकड़ लेता है। ये लोग यहाँ पे ब्लड पैंथर को पहचानते थे और उसे कहते थे कि हमें यहाँ पे जाने दो। वो उसे ये भी कहते हैं अगर तुम चाहो तो हम लोग बात कर सकते हैं, ये कोई गलतफहमी होगी। जिसपे ब्लड पैंथर आगे से कहता है कि हम लोग बात करेंगे, तुम लोगों की गैंग ने हमेशा हमें परेशान किया और बात बात पे हमें उंगली की है, तुम्हें क्या लगता है कि अब बात करने के लिए यहाँ पे क्या बच चुका है। जिसके बाद वो अपने धागों को यहाँ पे खींचता है और उनके एक भाई के यहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसको देख के इनमें से एक तो बौखला जाता है और वो डायरेक्ट ब्लड पैंथर के ऊपर यहाँ पे हमला कर देता है। लेकिन ब्लड लेपर्ड उसके हाथ को यहाँ पे जालों के अंदर पकड़ता है और इस झटके के अंदर उसे यहाँ पे अपने जालों के अंदर पकड़ लेता है, जैसे कि नोबिता कभी कैट्स क्रैडल खेलता है, बिल्कुल उसी के तरीके। जिसके बाद वो अपने जालों को खींचता है और उस बंदे को यहाँ पे कपड़ों के तरीके चीर फाड़ देता है, जिसको देख के तीसरे बंदे की इतनी ज्यादा फटती है कि वो यहाँ पे ब्लड लेपर्ड को यहाँ पे मॉन्स्टर कहता है और तुरंत वहां से भागने लगता है। इस पे ब्लड लेपर्ड आगे से कहता है कि भागो, भागते हुए शिकार का शिकार करने में और भी ज्यादा मजा आता है। जिसके बाद हम लोग ली को देखते हैं और ये एक जगह पे रुक जाते हैं और अंकल हाउ यहाँ पे ली से पूछते हैं कि हम लोग उनसे अलग क्यों हो गए। वहीं पे ली अंकल हाउ से पूछता है कि आपने हाल ही में किसी को यहाँ पे परेशान किया है क्या, या फिर किसी फंक्शन के साथ कोई बवाल ववाल हुआ है आपका। जिसपे अंकल हाउ आगे से कहते हैं कि वो बस एक मामूली से माइनर है, वो कैसे यहाँ पे किसी को परेशान कर सकते हैं। और वो उल्टा ली से पूछते हैं कि तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। जिसपे ली आगे से उन्हें बताता है कि ये पूरा मिशन एक षड्यंत्र है, जहाँ पे शायद से आपको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कोई है जो कि हमें यहाँ पे हमेशा के लिए दफन करना चाहता है ताकि ये जगह हमेशा के लिए शांत रह जाए। अंकल हाउ आगे से घबराते हुए कहते हैं कि तुम तो मुझे डरा रहे हो। तो ली उनसे कहता है अगर आपको सच में कुछ पता हो तो फिर बढ़िया यही रहेगा कि आप मुझे बता दो। और उसी टाइम पे यहाँ पे वो भागता हुआ बंदा आ जाता है, जो कि ली से कहता है कि तुम्हें पता था कि कोई हमें यहाँ पे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुमने हमें बताया नहीं और हमें पीछे छोड़ के चले आए, तो हमारी वजह से मेरे 2 भाई यहाँ पे जा चुके हैं। ली उससे कहता है तो तुम लोगों को पता ही चल गया, तुम लोग पूरी तरीके से यूजलेस नहीं थे, कम से कम तुम लोगों को ये तो पता चल गया कि इन सभी चीजों के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। वो बंदा ली के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है इन सभी चीजों का क्या मतलब है, तुम्हें कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ी है क्या। लेकिन ली उससे कहता है कि तुम्हारा गेम बजने वाला है दोस्त, क्योंकि तब तक ब्लड लेपर्ड यहाँ पे आ चुका था। वो अपने जालों का इस्तेमाल करते हुए तीसरे मशीनरी को भी पकड़ लेता है। वहीं पे वो ली से कहता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके जैसा एक माइनर इतना ज्यादा दिलचस्प होगा। इसके बाद ली यहाँ पे अपनी अल्टीमेट शैडो आई को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद ब्लड लेपर्ड नीचे आता है तो अंकल हाउ उसे कहते हैं कि हमें जाने दो, हम लोग कभी भी तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेंगे। जिसपे ब्लड लेपर्ड आगे से कहता है कि तुम हमें दोबारा कभी भी परेशान नहीं करोगे। वहीं पे अल्टीमेट शैडो आई की वजह से यहाँ पे ली को ब्लड लेपर्ड के सारे एट्रीब्यूट्स, स्किल और वीक पॉइंट्स पता चल चुके थे। वहीं पे ब्लड लेपर्ड यहाँ पे अंकल हाउ से कहता है अगर तुमने कुछ दिनों पहले दारू पी के फालतू की बकवास न की होती तो हमें कभी पता ही न चलता कि तुम किसी सर्वाइवर्स में से एक थे। जिसपे अंकल हाउ आगे से घबराते हुए कहते हैं कि वो इस बात को हमेशा के लिए दबा के रखेंगे और मरते दम तक किसी को भी नहीं बताएंगे। इस पे ब्लड लेपर्ड आगे से इतना ही कहता है कि हम सिर्फ एक चीज के ऊपर यकीन करते हैं कि मुर्दे कभी नहीं बोलते। इसके बाद वो आगे से अपने धागे का इस्तेमाल करते हुए अंकल हाउ के कंधे के ऊपर अटैक करता है और उन्हें पीछे गिरा देता है। तो फिर ली जल्दी से अपने डैगर्स को बाहर निकालता है और ब्लड लेपर्ड के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ब्लड लेपर्ड आगे से अपने धागों का इस्तेमाल करते हुए इजीली यहाँ पे ली के जितने भी अटैक्स थे उन्हें ब्लॉक कर ले रहा था। और वो ली से कहता है कि उसने सोचा भी नहीं था कि उसके जैसा एक माइनर यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल होगा और उसके पास ऐसी स्किल्स होंगी। इसमें कोई भी शक नहीं कि तुम वही बंदे हो जिसने यहाँ पे जूटिंग को इतनी ज्यादा उंगली की थी, लेकिन तुम यहाँ पे सिर्फ किसी जूटिंग जैसे ही बंदे को उंगली कर सकते हो, मुझ जैसे को नहीं। जिसके बाद वो आगे से यहाँ पे अपने धागों का इस्तेमाल करते हुए ली के ऊपर अटैक करता है तो ली जल्दी से डॉज करता है, लेकिन उसके धागे इतने ज्यादा धारदार थे कि वो यहाँ पे जमीन को भी काट देते हैं। दरअसल ब्लड लेपर्ड के जो धागे हैं वो फ्रीक्वेंसी के साथ काम करते हैं, यानी इतनी ज्यादा जोरी से हिलते हैं या फिर ज्यादा या फिर कम जैसे भी हिलते हो, लेकिन वो किसी भी चीज के साथ छूते उसे मक्खन की तरीके काट देते हैं। इसके बाद ब्लड लेपर्ड यहाँ पे ली के ऊपर अपने धागों के साथ हमला करते हुए कहता है कि चिंता ना करो, मैं अंकल हाउ के साथ तुम्हें भी यहीं पे कबर में गाड़ दूंगा। ली जल्दी से यहाँ पे तुरंत शैडो एनहांसमेंट को एक्टिवेट करता है ताकि
वो ब्लड लैपेट के साथ में मैचअप कर सके, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं था। शैडो एनहांसमेंट के साथ भी वो यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लड लैपेट के अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पा रहा था, उसकी बॉडी के ऊपर कट्स लगे ही जा रहे थे। इसके बाद ब्लड लैपेट दोबारा यहाँ पे ली के ऊपर एक लैपेट के तरीके पंजा मारता है, तो ली उसे ब्लॉक करते हुए दूर जाके गिरता है और पेड़ से टकरा जाता है। वहीं पे ली अंकल हाउ से कहता है कि आप इससे दूरी रहिए, नहीं तो आप इसकी चपेट में आ सकते हैं। वहीं पे ली को समझ में आ जाता है अगर वो क्लोज कॉम्बैक्ट में यहाँ पे ब्लड लैपेट के साथ में फाइट करेगा तो फिर उसे डिसएडवांटेज रहेगा, उसे दूसरे टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहीं पे ब्लड लैपेट आगे से कहता है कि तुम लोग चिंता ना करो, आज तुम लोगों की बरसी यहीं पे ही होगी। इसके बाद ली दोबारा यहाँ पे अल्टीमेट शैडो आई को एक्टिवेट करता है। ये कहते हुए देखते हैं कि पहले कौन निपटता है। इसके बाद ली आगे से यहाँ पे शैडो मॉर्फिंग का इस्तेमाल करते हुए जितने भी यहाँ पे शैडो एनर्जी थी उन्हें डैगर्स के अंदर बदलते हुए लगातार ब्लड लैपेट की तरफ भेजते रहता है, लेकिन ब्लड लैपेट इजीली वहाँ पे अपने धागों की मदद से उन्हें ब्लॉक करते रहता है। और वो ली से कहता है कि इतना ही कर सकते हो क्या? तो ली आगे से यहाँ पे शैडो ब्लेड को अपनी एक शॉर्ट के अंदर बदलता है और आगे से हमला करते हुए कहता है कि इतना नहीं और भी ज्यादा कर सकता हूँ। ब्लड लैपेट भी उससे इतना ही कहता है कि तुम्हारे पास अच्छी ट्रिक्स है कि माइनर होने के नाते, लेकिन बदकिस्मती ये है कि तुम सिर्फ ए क्लास के हो। जिसके बाद वो धागों का इस्तेमाल करते हुए ली की जो शैडो शॉर्ट थी उसे इजीली यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे 4 मशीनरी हैं, 3 नहीं। तो फिर चौथा वाला मशीनरी यहाँ पे जमीन को खोद के बाहर निकालता है और वो ब्लड लैपेट को एक सांप के तरीके यहाँ पे जकड़ लेता है। परंतु लैपेट को इस मशीनरी के बारे में पहले से ही पता था। वो उससे कहता है मुझे लगा यार तुम 2-3 घंटों के बाद ही हमला करोगे, चलो कम से कम तुमने कुछ किया तो सही। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी स्किल की सबसे बड़ी वीकनेस मेरी कॉम्बैट स्किल की स्पेशलिटी है। इसके बाद वो धागों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे दोबारा चौथे मशीनरी का भी गेम बजा देता है, एकदम गाजर मूली की तरीके, कपड़ों की तरीके उन्हें फाड़ रहा था। ये वह पहले अपने मन के अंदर सोचता है कि एक सी लेवल का बंदा यहाँ पे इस तरीके से फाड़ दिया गया तो फिर मेरा क्या हाल होगा। इसे लिली जल्दी से यहाँ पे अंकल हाउ को पकड़ता है और वहां से भागते हुए कहता है कि हमें भागने के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमारा पावर लेवल काफी ज्यादा कम है। और ब्लड लैपेट इन्हें भागने देता है, ये कहते हुए कि भागते हुए शिकार का मजा करने में मजा ही आता है, लेकिन भाग के जाओगे कहाँ पे। फिर वो दोनों भागते हुए थोड़ा सा दूर पे आ जाते हैं जहाँ पे ली अंकल हाउ की मरहम पट्टी करता है और अंकल हाउ उससे कहते हैं कि मुझे छोड़ के चले जाओ, मैं यहाँ पे तुम्हें धीरा ही करूंगा। लेकिन ली यहाँ पे अंकल हाउ से पूछता है कि आपने किया क्या जो ब्लड लैपेट आपको इतनी बुरी तरीके से यहाँ पे निपटाने के लिए तुला हुआ है। इस पे अंकल हाउ आगे से बताते हैं शायद इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स की मौत के बारे में पता है और उनके राज के बारे में पता है। इस पे ली आगे से यहाँ पे सोलो लेवलिंग वाली सीट प्ले करते हुए कहता है कि आपने अभी क्या बोला, वाओ मैं तो हैरान ही हो गया ये वाली बकवास देख के। इसके बाद ली यहाँ पे अंकल हाउ को चिल्लाते हुए कहता है कि आपने अभी क्या बोला, आपको कुछ पता है तो जल्दी से मुझे बताओ। अंकल हाउ ली से कहते हैं कि उन्हें पहले यकीन तो नहीं था, लेकिन अगर ब्लड लैपेट यहाँ पे सच में उन्हें इस तरीके से शांत करना चाहता है, मारना चाहता है, तो फिर ये बात कंफर्म हो जाती है कि यहाँ पे असली प्रॉब्लम सी हाउ है। सी हाउ वही बंदा है जो कि एनजी ग्रुप का प्रेसिडेंट है। इसके बाद अंकल हाउ हमें यहाँ पे सच्चाई के बारे में बताते हैं कि ली के फादर को शक हो चुका था कि एनजी ग्रुप का जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे माइनिंग एरिया के अंदर कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एक्सीडेंट होने के कुछ ही दिनों के बाद में यहाँ पे ली के पेरेंट्स को कोई और चुराने के चक्कर में फंसा दिया गया और उन्हीं के ऊपर इल्जाम दे दिया गया कि ये एक्सीडेंट उन्हीं की वजह से हुआ है। ली यहाँ पे अंकल हाउ का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि आपने ये पहले क्यों नहीं बका। इस पे अंकल हाउ आगे से ये कहते हैं कि उसने यहाँ पे ली के पेरेंट के साथ गलत तो किया, लेकिन वो सिर्फ एक माइनर था, वो अपनी जॉब खो सकता था। अगर वो जॉब खो देता तो वो अपनी फैमिली को खाना कैसे खिलाता, और यही एक कॉमन मैन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ली आगे से कहता है तो तुमने यहाँ पे मेरे पेरेंट्स को इतना बड़ा झूठा इल्जाम अपने सर पे लेने दिया। जिस पे अंकल हाउ आगे से कहते हैं कि उनकी गलती है, उन्हें भी यहाँ पे गिल्ट होता है, नहीं तो वो दारू पे कि किसी को ये सब कुछ ना बताते और इतनी बड़ी मुसीबत अपने सर के ऊपर ना लेके आते। तब तक यहाँ पे ब्लड लैपेट आ जाता है जो कि यहाँ पे उनके पीछे वाले पेड़ को काट देता है और वो अंकल हाउ को वहीं पे ही जकड़ लेता है। और अंकल हाउ अपनी आखिरी दिनों में ये कहते हैं कि उन्हें पछतावा है जो ली के पेरेंट्स के साथ हुआ और उन्हें शर्म आती है कि उन्होंने मदद नहीं कर पाई। और वो ली से कहते हैं कि बस मुझसे नफरत न करना। फिर ब्लड लैपेट यहाँ पे ली से कहता है कि अच्छा इसीलिए तुम मुझे जाने पहचाने लग रहे थे क्योंकि तुम उन दोनों सी ग्रेड्स के अवेकनर्स के बेटे जो हो। इसके बाद वो ली के ऊपर हमला करते हुए कहता है तो फिर शायद से मैं तुम्हारा परिवार का भरत मिलाप करवा सकता हूँ। तो ली भी आगे से डुअल टाइगर्स को बाहर निकालता है और स्लैश मारते हुए कहता है कि देखते हैं कि कौन किसका भरत मिलाप कराता है। लेकिन ली यहाँ पे डिसएडवांटेज के अंदर था, वो कैसे भी अटैक मारे उसी के ऊपर यहाँ पे कट्स लग रहे थे और ब्लड लैपेट को कुछ भी नहीं हो रहा था। और वो ली के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि तुम्हारी बॉडी के टुकड़ों को इस तरीके से उड़ता हुआ देख के मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। ली आगे से कहता है कि तुम्हारे ये धागे इतने भी पावरफुल नहीं है। जिसके बाद वो आगे से यहाँ पे वही शॉट बाहर निकालता है जो उसे रिवॉर्ड में मिली थी और वो उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे ब्लड लैपेट के जो धागे थे उन्हें सक्सेसफुली तोड़ देता है और ब्लड लैपेट के ऊपर एक जोरदार स्लैश मारता है जिससे ब्लड लैपेट खिसकते हुए दूर जाके गिरता है। और वो ली से कहता है कि चोट के बदले में चोट बुरी चीज नहीं है, तुम्हें सच में गूदा है बच्चे। लेकिन हम लोग ली को देखते हैं जिसका आधा कंधा गायब हो चुका था और उसे काफी ज्यादा डैमेज हुआ था, वो अपनी लिमिट पे आ चुका था। और ब्लड लैपेट ये देख के भाई ली को हल्के में लेने लगता है। ये कहते हुए अच्छा जैसे कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तुम भी उसी तरीके से फड़फड़ा रहे हो। इसके बाद वो ली की बॉडी के ऊपर यहाँ पे धागों से पूरी तरीके से घेर लेता है और उसे कहता है अगर तुम ई
ग्रेड के ना होते तो फिर शायद से मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरे में होता, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, अब तुम मेरे हाथों यहाँ पे ही निपटने वाले हो। जिसके बाद वो यहाँ पे ली को मॉक करने लगता है, यानी कि उंगल करने लगता है, ये कहते हुए कि जब भी मैं तुम्हारे जैसे कीड़ों को इस तरीके से लटकता हुआ देखता हूँ ना तो मुझे चींटी सा महसूस होता है कि मैं उसे कुचलने वाला हूँ। इसके बाद वो ली से कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता देता हूँ, ये मेरी तरफ से तोहफा समझो। अंकल हाउ ने यहाँ पे जो तुम्हें बताया वो सिर्फ आधा सच है। वो एक्सीडेंट के दौरान में नहीं मरे थे, उन्हें मैंने मारा था अपने हाथों से। और ऑफ कोर्स ये वाली बात जान के यहाँ पे ली का खून खोल जाता है और वो ब्लड लेपर्ड को यहाँ पे घूरते हुए देखने लगता है। तो ब्लड लेपर्ड आगे से कहता है, हाँ हाँ, यही चेहरा तुम्हारा बाप बना रहा था जब मैंने तुम्हारी माँ को मारा था, वो भी इसी तरीके से मेरी तरफ ही देख रहा था। लेकिन इसके बावजूद वो कुछ कर नहीं पाया, बस देखता ही रहा कि मैंने कैसे उसकी वाइफ के यहाँ पे टुकड़े किए। उसी टाइम हम लोग ली की बॉडी के अंदर देखते हैं तो फ्लक्चुएशन होने लगता है और उसकी यहाँ पे एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो एक एनर्जी ब्लास्ट करता है जो कि एक आग के तरीके था। और ली यहाँ पे ब्लड लेपर्ड से कहता है कि तुम एक नंबर के भेड़िए हो। ब्लड लेपर्ड के जितने भी धागे थे वो सभी जल के यहाँ पे राख बन जाते हैं। और ली यहाँ पे आगे से कहता है कि आज वो उसे यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से मारेगा कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये वाला पावर अप यहाँ पे दोबारा उस हेट्रेड की वजह से हुआ था जो ली की बॉडी के अंदर घुसा हुआ था। वो इसे यहाँ पे फ्यूल के तरीके इस्तेमाल कर रहा था शैडो एनर्जी को बढ़ाने के लिए, जिससे यहाँ पे सभी एबिलिटी से लेवल अप हो जाती हैं। इससे वो लेवल यहाँ पे सी रैंक पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। शैडो इनहैंसमेंट सेकंड स्टेज पे आ जाता है। नई स्किल भी अनलॉक हो जाती है जो कि शैडो स्टेप था, जहाँ पे ली अपनी बॉडी को शैडो के साथ मर्ज कर सकता है आसपास के एरिया के और वहाँ पे टेलीपोर्ट कर सकता है पलक झपकते ही। इसे लेकर उसका शैडो यहाँ पे है और 2 किलोमीटर दूर कहीं पेड़ पे शैडो है तो वो इस तरीके से टेलीपोर्ट कर सकता है मर्ज करके। वहाँ पे ब्लड लेपर्ड को कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। उसे बस यही लग रहा था कि ली के पास यहाँ पे कोई हीलिंग टाइप भी एबिलिटी है जिनका इस्तेमाल करके वो सिर्फ अपनी इंजरीज को हील कर रहा है। और वो इस चीज को दोबारा यहाँ पे दिए के बुझने से पहले फड़पने वाली चीज को ही समझता है, जिसके बाद वो अपने धागों को आगे भेजता है ली के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन धागे ली की बॉडी के आर पार हो जाते हैं, लेकिन उसे कोई भी चोट नहीं होती क्योंकि एकदम हीलिंग उसकी इतनी समय फुल स्पीड पे चल रही है। इसके बाद ली आगे से शैडो स्टेप का इस्तेमाल करते हुए पलक झपकते ही ब्लड लेपर्ड के पीछे जाता है और उससे कहता है कि इतनी समय तुम मेरे शिकार होना कि मैं तुम्हारा शिकार। ब्लड लेपर्ड अपने मन के अंदर सोच ही रहा था कि अचानक से इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। इसके बाद वो दोबारा पीछे मुड़ के आगे से धागों से हमला करता है, लेकिन ली उसे इजिली डॉज कर लेता है, ये कहते हुए कि कितना भी उड़ लो तुम मुझे मार नहीं सकते। इस पे ली आगे से यहाँ पे शैडो फ्लाइंग डैगर्स की बरसात कर देता है। ये कहते हुए देखते हैं कि कितनी देर तक तुम उड़ पाते हो। जिसके बाद डैगर्स की बरसात लगातार यहाँ पे ब्लड लेपर्ड के ऊपर होते रहती है। तो ब्लड लेपर्ड आगे से यहाँ पे अपने धागों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे उन्हें ब्लॉक करते रहता है, ये कहते हुए कि ये पूरी तरीके से यूजलेस है। इस पे ली आगे से यहाँ पे पलक झपकते ही जो फेंके हुए डैगर्स थे उनके अंदर टेलीपोर्ट कर जाता है, क्योंकि शैडो स्टेप यहाँ पे थंडर फ्लैश के जरिए भी एक्टिवेट हो सकता है। यानी कि ली शैडो एनर्जी से जो भी शैडो बनाएगा तो वो उन्हें यहाँ पे अपनी बॉडी के साथ स्विच या फिर टेलीपोर्ट कर सकता है। इसी तरीके से वो यहाँ पे ब्लड लेपर्ड के पास झटके में पहुंचता है और उसके ऊपर एक जोरदार स्लैश मारता है, लेकिन ब्लड लेपर्ड दोबारा यहाँ पे धागों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे इजिली उसके डैगर को ब्लॉक कर लेता है, ये कहते हुए कि तुम फिर भी मेरे यहाँ पे डिफेंस को तोड़ नहीं सकते हो। तो ली दोबारा यहाँ से टेलीपोर्ट होता है और दोबारा हमले की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे यहाँ पे ब्लॉक कर लिया जाता है। ली उसे कहता है कि ज्यादा उड़ो नहीं, तुम्हारा डिफेंस यहाँ पे भले ही ताकतवर हो लेकिन तुम्हारी स्पीड इतनी भी ज्यादा तेज नहीं है कि तुम मेरे हर एक अटैक को यहाँ पे ब्लॉक कर सको। जिसके बाद वो स्पीड का इस्तेमाल करते हुए धड़ाधड़ ब्लड लेपर्ड के ऊपर लगातार स्लैशेस मारते रहता है और उसकी बॉडी को पूरी तरीके से यहाँ पे किसी बैक पंचर की नोटबुक के अंदर बदल देता है, जहाँ पे पेन से फालतू में निशान मारे जाते हैं उसी तरीके से। इसके बाद ब्लड लेपर्ड घुटनों पे आ जाता है और आगे से ये कहता है कि वो एक माइनर के हाथों यहाँ पे कैसे हार सकता है। तो ली उससे पूछता है कि अब जल्दी से बको कि माइनिंग एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ था और वहाँ पे क्या हुआ था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि ली यहाँ पे ब्लड लेपर्ड से कैसे भाई जबान चलवाता है, क्योंकि ब्लड लेपर्ड इतनी जल्दी तो मुंह नहीं खोलने वाला।